हेलो एवरीवन, क्या हाल है। आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं साउंड का। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चला जाए और पार्ट 1 को देख ले। हम पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं और हमने साउंड के जो 3 टॉपिक्स हैं, देखिए 3 टॉपिक्स है। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो साउंड का वेटेज आपके बोर्ड्स में आता है वो तकरीबन 8 से 9 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो मैंने 8 से 9 नंबरों में से आपको जो है ये करवा दिया है। ये टॉपिक कितने नंबर का आता है? 3 मार्क्स का आता है। तो 3 मार्क्स मैंने आपके पक्के करा दिए हैं और जल्दी से ये दोनों टॉपिक भी आप कवर कर लेंगे तो 5 मार्क्स आपके और पक्के हो जाएंगे, यानी कि टोटल 8 से 9 मार्क्स आपके गारंटीड हो जाएंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये लेक्चर आपका जो है वो पूरा का पूरा बोर्ड फोकस रहने वाला है, तो इसे अच्छे से करिएगा और इतना ज्यादा कंसाइज वे में हर टॉपिक के बाद उसके पूरा 20 से लेके 25 तक का पीवाईक्यू और कॉम्पिटेंसी सारा ढूंढ करके लगाना ऐसे हर कोई नहीं करता है। ठीक है, आप जा करके दूसरे लेक्चर्स में भी देख सकते हैं, ऐसे आपको मिलेगा नहीं टॉपिक वाइज। ठीक, सो इसके साथ आप बने रहेंगे और जितना मैं बताऊंगा आप उतना फॉलो करेंगे अगर आपको फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम है, ठीक है, ये नोट्स के लिए आपको मैंने बता ही दिया, आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं, वहां से मिल जाएगी। टॉपिक नंबर 2, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस, और हमारा ऐप का लिंक भी है, आप वहां से भी इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस एंड रेजोनेंस। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ वाइब्रेशंस की। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि साउंड एक तरह की वाइब्रेशन है और साउंड से कई अलग अलग तरह की वाइब्रेशन आती हैं। मैं अभी उसमें से एक आपको बताता हूँ। देखिए देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक आपके सामने ग्लास लेता हूँ और इसको ऐसे मारता हूँ, तो अब ये जो वाइब्रेट कर रहा है ये फ्रीली वाइब्रेट कर रहा है। तो इस तरह की वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं? नेचुरल वाइब्रेशन या फिर फ्री वाइब्रेशन। देखिए, एक बार फोर्स लगा, अब ये वाइब्रेट कर रहा है, तो इस तरह के वाइब्रेशन को नेचुरल या फिर फ्री वाइब्रेशन कहते हैं। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ हवा मौजूद है और हवा मौजूद होने की वजह से इसकी वाइब्रेशन रुक गई है, तो एक्चुअल में अब ये फ्री वाइब्रेशन नहीं रही। अगर हवा ना होती तो मैं इसको एक बार मार देता और ये हमेशा ऐसे ही चलता रहता, लेकिन यहाँ हवा थी तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको मारा ये रुक गया। अब रुक गया तो इसकी वाइब्रेशन खत्म हो गई और इस तरह की वाइब्रेशन को हम लोग डैम्प वाइब्रेशन कहते हैं, जिसको मैं अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। अभी बात समझ ली नेचुरल वाइब्रेशन क्या होती है, कि एक बार आपने फोर्स लगाई और वो हमेशा चलती रहे बिना किसी हवा के रुकावट के, बिना किसी रेजिस्टेंस फोर्स के, तो उस तरह की वाइब्रेशन को हम लोग फ्री वाइब्रेशन कहते हैं, तो या नेचुरल वाइब्रेशन कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है नेचुरल वाइब्रेशन, पीरियडिक वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एनी, अरे यार सॉरी, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस के जो भी हमारी वाइब्रेशन हो रही है उसे हम लोग पीरियडिक वाइब्रेशन कहते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट अकर्स इन वैक्यूम, इसमें जो है कोई एयर नहीं होनी चाहिए और इस केस का टाइम पीरियड आपका नेचुरल टाइम पीरियड कहलाता है और इस केस की फ्रीक्वेंसी आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। देखिए यहाँ पर क्या है, इसके 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक एग्जाम्पल पेंडुलम का दिया गया है, झूला हटा दिए, झूला फर्जी है। पेंडुलम की बात कर लीजिए, आपको मैंने अभी पेंडुलम दिखाया। पेंडुलम अगर वैक्यूम में ऑसिलेट करेगा तो नेचुरल वाइब्रेशन कर रहा है। स्प्रिंग के ऊपर अगर लोड लगा दिया वो वाइब्रेट कर रही है, तो वो भी अपनी नेचुरल ऑसिलेशन कर रही है। आगे देख लेते हैं। ये स्प्रिंग वाला मैं फिर से बता देता हूँ कि जब आप एक स्प्रिंग लोगे ना, उस पर वजन लटकाओगे तो स्प्रिंग ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है। हवा होगी तो वो रुक जाएगी, हवा नहीं होगी तो वो अल्टीमेटली जो है, अल्टीमेटली क्या होगा, तो वो हमेशा चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। आगे देख लीजिए, यहाँ पर देखिए मैंने आपके सामने 2 ग्राफ बनाए हैं। ठीक है, 2 ग्राफ बनाए हैं जिसमें आपको मैंने अभी क्या बताया था कि फ्री वाइब्रेशन और डैम्प वाइब्रेशन 2 होते हैं। तो फ्री वाइब्रेशन तो समझ में आ गया कि जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 2 तरह की वाइब्रेशन है। ये वाली वाइब्रेशन चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, हमेशा चल रही है। लेकिन डैम्प वाइब्रेशन को, यह नीचे वाला ग्राफ आप देखेंगे तो ये वाइब्रेशन पहले बहुत तेज थी, फिर धीम हुई, फिर और धीम हुई, फिर और धीम हुई, फिर खत्म हो गई। जैसा कि आपने क्या देखा इस ग्लास में, देखा कि नहीं देखा कि पहले तो ये बड़ा लंबा वाइब्रेशन करा, फिर छोटा करा, फिर और छोटा करा, फिर खत्म हो गया। तो इस तरह के वाइब्रेशन क्या है, हमारे डैम्प वाइब्रेशन है। तो ये जो दूसरा वाला ग्राफ है, ऊपर वाला जो ग्राफ है, वो हमारा किसका है, वो हमारा तब का ग्राफ है जब हमारा कोई मीडियम नहीं था, यानी हवा थी ना, यहाँ पर हमारा वैक्यूम था, ये तब का ग्राफ है। समझ में आई बात। नीचे वाला ग्राफ किसका है, नीचे वाला ग्राफ तब का है जब हमारा मीडियम था। तो भैया समझ में आ रही बात,
इस तरह के, इसमें जहां पे कोई मीडियम नहीं था, कुछ नहीं था, इस तरह के वाइब्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल वाइब्रेशन कहते हैं। और नीचे क्योंकि हमारा मीडियम प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारा जो वेव्स है वो बंद हो गई हैं, इस तरह के वाइब्रेशन को हम लोग डैम्प्ड वाइब्रेशन कहते हैं। डैम्प्ड वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या हुई, रुक गई। अब डैम्प्ड वाइब्रेशन का सर डेफिनेशन बता दो, तो भाई डेफिनेशन देख लो। देखो जो डेफिनेशन यहाँ लिखी है ठीक वैसे ही लिख देनी है। पीरियडिक वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे नेचुरल वो था और यहाँ पे देखो periodic vibration of body in presence of resistive force। resistive force क्या है, जो उसको रोके। ओके, resistive force, ठीक है, which result in decreasing amplitude। और इसमें क्या हो जाता है भाई, डिक्रीजिंग का मैं निशान बना रहा हूं, ऐसे डिक्रीजिंग का शॉर्ट फॉर्म है डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, और इससे हमारा एम्पलीट्यूड क्या होता है, कम हो जाता है। इस तरह के हम वाइब्रेशन को डैम्प्ड वाइब्रेशन कहते हैं। तो आपके पेपर में आता है, तो मीडियम के बिना आएगा तो ऐसा ग्राफ बनाइएगा, मीडियम के साथ आएगा तो ऐसा ग्राफ बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं, फोर्स वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन क्या होती है, फोर्स वाइब्रेशन बॉडी की वो वाइब्रेशन होती है जो लगातार किसी फोर्स से होती रहती है। तो फोर्स वाइब्रेशंस क्या है, ठीक है, वाइब्रेशंस ड्यू टू कांस्टेंट पीरियडिक फोर्स। तो ये किसी कांस्टेंट पीरियडिक फोर्स की वजह से अगर होती रहेंगी तो ये हमारी फोर्स वाइब्रेशन होगी। अच्छा, फोर्स वाइब्रेशन से आप ना क्या कर सकते हो, जो ग्राफ का एम्पलीट्यूड था, एम्पलीट्यूड आप जानते हो, एम्पलीट्यूड का मतलब ये जो ग्राफ का जो पीक था इसको मेंटेन रख सकते हो। जैसे देखो ये इतनी दूर जा रहा था, ये धीम हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं फिर मार दूं, फिर धीम, फिर तेज हो गया। तो जब तक आप फोर्स ऐसे देते रहोगे तब तक ये लगातार चलता रहेगा। तो ऐसी वाइब्रेशन को हम फोर्स वाइब्रेशन कहते हैं। एग्जांपल देखिए दे रखा है, प्लेइंग अ गिटार, वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। गिटार बजाना क्या है, फोर्स वाइब्रेशन है। ट्यूनिंग फॉर्क इस एक डिवाइस होता है और इसको ऐसे में ट्यूनिंग फॉर्क आप उठाइए और कोई चीज पे ऐसे मार दिए झन से, फिर टीं ऐसे बोलेगा। ओके, ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे लैब में भी आपने देखा होगा, अगर आपके टीचर आपको लैब ले जाते हो तो। वैसे बहुत सारे स्कूलों में 10th में लैब नहीं ले आया जाता, अगर आप लोग जाएंगे कभी ना तो देखेंगे वहां रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए रेजोनेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो रेजोनेंस अगला टॉपिक है, रेजोनेंस। ये वाला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस एक स्पेशल तरह का फोर्स वाइब्रेशन है। इसमें क्या होता है, इसमें एक बॉडी की जो वाइब्रेशन होती है, एक बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो दूसरे बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आपने वो वीडियो एक देखा है जिसमें क्या होता है, कोई सिंगर होता है तो वो गाना गा करके गिलास को तोड़ देता है। ऐसे गिलास लेगा और अपना सुर लगाएगा, तेरी गलियां और वो, और फिर उसके बाद पूरा गिलास ऐसे टूट जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि वो जो आर्टिस्ट होता है उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी और गिलास की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो मैच हो जाती है। तो वो क्या होता है, दोनों जब मैच हो जाते हैं तो गिलास भी वाइब्रेट करने लगता है, टूट जाता है। तो अगर जैसे देखो, जैसे ये वाला एक पेंडुलम है, देखो तुम एक रस्सी ले लो और इसमें दो पेंडुलम ले लो, तुम इसको अगर वाइब्रेट कराओगे तो ये तो वाइब्रेट हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये अपने आप वाइब्रेट होने लगेगा, क्योंकि इसकी और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वही तुमने क्या करा, तुमने बाहर की फ्रीक्वेंसी दी और वो फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी और ये भी बहुत तेज वाइब्रेट करेगा। फ्रीक्वेंसी कैसे मैच होती है, क्या होता है, वो धीरे धीरे समझोगे। फिलहाल रेजोनेंस की डेफिनेशन याद कर लो, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कब होती है, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, बाहर से लगाई गई फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी के बराबर हो जाती है। नेचुरल मतलब जो बॉडी की, हर बॉडी की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो वो लेंथ पे डिपेंड करती है। जैसे मान लो ये जो, इसको हम इतनी बड़ी लेंथ पे ले ले, ध्यान से देखना तुम, ठीक है। इसको अभी देखो, इसकी लेंथ मैंने छोटी कर दी है और फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। आप इसकी फ्रीक्वेंसी बता भी सकते हो, आप इसमें टाइमर लगा लो और देख लो 10 सेकंड में कितनी बार जा रहा है। तो देखो मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, तो ये देखो इसकी स्पीड देखना, ये स्पीड इसकी है, ठीक है, ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये स्पीड है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और अब देखिए, क्या पहले से ये स्लो चल रहा है, या पहले से स्लो चल रहा है, और अब देखिएगा तेज हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो वाइब्रेट होने की जो क्या जो वाइब्रेशन है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन है एक सेकंड में, वो डिपेंड करता है लेंथ पे। लेंथ जितना बड़ा होगा उतना फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, धीम हो जाएगा, और लेंथ जितना छोटा होगा उतना फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जिसकी लेंथ छोटी है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा है, और जिसकी लेंथ बड़ी है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है। अब जब इन दोनों की लेंथ
सेम है तो दोनों की तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई, और बराबर हो गई तो जब एक को वाइब्रेट करोगे तो दूसरे से मैच हो गई, दूसरा भी खूब तेज वाइब्रेट करेगा। अभी मैं आगे आपको सब समझाता हूँ। यहाँ देखिए लिखा हुआ है बॉडी वाइब्रेट विद मैक्स एम्पलीट्यूड, ये पूरी 2 पॉइंट लिख लीजिएगा अगर रेजोनेंस का क्वेश्चन आएगा, अच्छे से इसको करेंगे। ओके, आपको मैं बता दूं रेजोनेंस का क्वेश्चन 2018 में, 19 में, 20 में नहीं आया था, 21 में पेपर नहीं हुआ था, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, 25 में आया, तो 26 में भी आने के इसके ज्यादा चांसेस हैं। अब देख लीजिए एग्जाम्पल पहला, ट्यूनिंग फॉर्क। अब ट्यूनिंग फॉर्क में देखिए, ट्यूनिंग फॉर्क मैंने आपको बताया एक डिवाइस है, मारोगे तो जिंग ऐसे आवाज आएगी। यहाँ आपके सामने 3 ट्यूनिंग फॉर्क रखे हैं, एक 300, एक 440, एक 440। अब देखिए सुनिए, मैं क्या करता हूँ, मैं 300 वाला उठाता हूँ और ऐसे मारता हूँ, ऐसे आवाज आती है, इसको जाके यहाँ रख देता हूँ, तो इसके वाइब्रेशन से इसमें थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन पैदा होगी, लेकिन उतनी मजे की नहीं आएगी क्योंकि इसकी 300 है, इसकी 440 है, इन दोनों की मैच नहीं हो रही तो इसकी वाइब्रेशन से इसकी बहुत तेज नहीं आएगी। हम क्या करेंगे फिर 440 वाले को उठाएंगे, इसको मारेंगे, यहाँ रखा, इसकी वजह से ये भी वाइब्रेट होगा और दोनों की मैच हुई, क्या मैच हुई, और तगड़ी मैच हो गई, और तगड़ी मैच हो गई तो इसकी वाइब्रेशन से ये भी बहुत तेज आवाज निकलेगी, ये भी तो मिलके खूब तेज ऐसे बन जाएगा। तो 440 यहाँ से तो ये मैक्सिमम वाइब्रेशन से, ये हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। तो 300 वाले को करेंगे तो इसके साथ रेजोनेंस नहीं होगा, लेकिन 440 वाले को करेंगे तो इसका रेजोनेंस हो जाएगा। एक में हमने जो वाइब्रेशन दी, ये कौन सी वाइब्रेशन थी, ये हमने अपने हाथ से मारी थी, लेकिन एक ही बार मारी थी। मैंने आपको भी बताया अगर आप एक बार मार के वाइब्रेट कराते हैं, देखिए एक बार अगर आप इसको मार के वाइब्रेट कराते हैं इस तरीके से, तो इसको फ्री बोला जाएगा, फोर्स नहीं बोला जाएगा। लेकिन अगर आप इसको बार बार कराएंगे तो फोर्स बोला जाएगा। तो इस वाले फोर्क को एक बार मारा गया है तो इसके अंदर फ्री वाइब्रेशन है, और इसकी वजह से ये जबरदस्ती वाइब्रेट हो रहा है तो इसके अंदर फोर्स वाइब्रेशन है, और इन दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच हो गया तो रेजोनेंस भी हो रहा है और ये बहुत तेज वाइब्रेट करेगा। ना पॉज कर दें, कोई बात नहीं, देखते हैं 12:20 पे मुझे कट करना है। ओके, देखिए तो क्या समझ में आया, ये रीड कर लेते हैं फटाक से, क्या रीड कर लेते हैं। इफ फॉर्क 1 इज वाइब्रेटेड नो लाउड साउंड इज हर्ड, अगर इसको वाइब्रेट करेंगे कोई तेज आवाज नहीं। बट इफ फॉर्क 2 इज वाइब्रेटेड इज लाउड साउंड इज हर्ड, अगर आप 2 वाले को वाइब्रेट करेंगे तो बहुत तेज आवाज आएगी। रीजन क्या है, फ्रीक्वेंसी जो फॉर्क 2 की है वो मैच हो जाएगी फ्रीक्वेंसी फॉर्क 3 से और रेजोनेंस हो जाएगा। चलिए अगला टॉपिक देखिए, ये भी देखिए रेजोनेंस के जो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वो मैं पढ़ा दे रहा हूँ। एक सोनोमीटर का क्वेश्चन है, वो नोट्स में नहीं है, मैंने उसको क्वेश्चन में ऐड किया है, तो उसको समझ लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। पर वो इस साल आएगा नहीं, गारंटीड नहीं आएगा, क्योंकि वो 25 में आ चुका है तो 26 में आने से रहा। ठीक है, देखिए अब ये पेंडुलम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 पेंडुलम हमारे पास हैं, एक पेंडुलम छोटा है, एक बड़ा है, और ये सारे एक धागे से बंधे हुए हैं। और मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया था कि लेंथ के साथ फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है। फिर से लेंथ होती है तो ज्यादा वाइब्रेशन होती है, और बड़ी लेंथ अगर होती है तो कम वाइब्रेशन होती है, स्लो हो जाता है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, जल्दी से बताइए इसकी लेंथ क्या है, इसकी ए की और बी की लेंथ इक्वल है, तो ए और बी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, लेकिन इसकी लेंथ छोटी है, लेंथ छोटी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। याद कर लेंगे, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ छोटी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसकी लेंथ छोटी इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसकी लेंथ बड़ी इसकी फ्रीक्वेंसी कम। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए अगर हम किसी एक को वाइब्रेट करते हैं, मान लीजिए ए को वाइब्रेट करते हैं, तो जैसे ही मैंने ए को वाइब्रेट किया इसकी वजह से सारे वाइब्रेट होंगे। ए को मैंने कौन सी वाइब्रेशन दी, ए को मैंने फ्री वाइब्रेशन दी। आप डैम्प वाइब्रेशन भी बोल दोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आईसीएससी में क्या है, जो है इस तरह का जब सवाल आता है, जब भी पूछते हैं कि इसको तुमने फोर्स दी और बताओ इस पे कौन सी वाइब्रेशन है, तो अगर कोई बच्चा लिखता है फ्री वाइब्रेशन तो उसको भी नंबर मिलते हैं, अगर कोई बच्चा इसका आंसर देता है डैम्प वाइब्रेशन उसको भी नंबर मिलते हैं, क्योंकि स्पेसिफाई वो करते नहीं है कि मीडियम में है कि नहीं है। तो अगर किसी को लगा कि मीडियम में है, उसने इसका आंसर डैम्प लिख दिया, उसको भी नंबर मिलेंगे, और किसी ने फ्री लिख दिया तो उसको भी नंबर मिलेंगे। ऐसा एक बार हुआ था, ये क्वेश्चन आया था, उसकी मार्किंग स्कीम में उन्होंने दोनों को सही कर दिया था। तो आप उससे बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट सही लगाते हो तो मार्किंग स्कीम में वो दे देते हैं, 2-3 आंसर भी दे देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से फ्री वाइब्रेशन होगी और इसकी वजह से इन सब में वाइब्रेशन कौन सी आएगी, फोर्स आएगी। अब देखिए इसकी क्या हो रही, मैच हो रही है, जिसकी मैच होगी इसकी वजह से ये बहुत तेज वाइब्रेट करेगा, इसकी मैच नहीं है, इसकी मैच नहीं, तो ये दोनों क्या करेंगे, बहुत स्लो वाइब्रेट करेंगे। यही बात यहाँ लिखी है, पढ़ लीजिएगा। कुछ समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स तो है ही है, टेलीग्राम ग्रुप तो है ही है। आगे देखिए अगला अगला क्या है हमारे पास, ट्यूनिंग फॉर ये रेजोनेंस इन एयर कॉलम। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड ये 2024 में आ चुका है, सो इसके चांसेस कम है कि 26 में आए, बट
बिकॉज सिलेबस में तो मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये 224 में पूछ चुके हैं, जनरली वो इतनी जल्दी रिपीट नहीं करते। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये ब्यूरेट में पानी भरा हुआ है और हम यहाँ से इसको खोल के पानी को नीचे गिरा सकते हैं। और पानी को जब नीचे गिराएंगे तो इसके अंदर जो हवा है वो हवा बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। और आपने देखा है कि जैसे मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ, बाल्टी, जब आप बाल्टी को भरते हैं ना तो पहले पानी कम रहता है तो हवा बहुत होती है तो अलग एक आवाज आती है, और पानी जैसे जैसे भरने लगेगा तो हवा उसमें कम बचती है तो आवाज बदल जाती है। तो हम बाल्टी भरने से जब भर रही होती है तो दूर से जान जाते हैं कि हाँ भरने वाली है, वो आवाज बदल जाती है। तो वैसे यहाँ पर भी अलग अलग एयर कॉलम की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी और अलग अलग तरह की आवाजें आएंगी। अब सुनिए, हम एक ट्यूनिंग फॉर्क लेकर आते हैं जिसका नाम है 440, जिसकी फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज है। तो अब ये 440 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्क लाए और हमने क्या किया, यहाँ से पानी निकाला तो यहाँ पर एक हमारा एयर कॉलम बना। अब देखिए ध्यान से, ये एयर कॉलम, देखिए एयर कॉलम की लेंथ से और फ्रीक्वेंसी से क्या रिलेशन होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेंथ और फ्रीक्वेंसी उल्टी होती है। तो जितनी ज्यादा एयर कॉलम उतनी कम फ्रीक्वेंसी। जितना, अब देखो अगर एयर कॉलम ज्यादा हो रहा है तो पानी का कॉलम तो कम हो रहा है, और एयर कॉलम बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, लेकिन पानी का कॉलम कम करने से फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो क्वेश्चन में क्या है, इस बार इन्होंने 2025 में आपके ये क्वेश्चन दे दिया था। देखिए भाई कितने होशियार, कितने चालाक, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। हम सभी ने 24 में इन्होंने दिया कि बताइए एयर कॉलम को अगर हम एयर कॉलम का लेंथ बढ़ाते हैं तो क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। लेकिन वाटर कॉलम से इन्होंने कभी नहीं पूछा, इस बार पूछ लिया कि वाटर कॉलम को अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो वाटर कॉलम को बढ़ाएंगे अगर आप तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, इसको लिख लीजिएगा आप। वैसे तो नोट्स आपको मिल ही रही है, एयर कॉलम के साथ इनवर्स, वाटर कॉलम के साथ डायरेक्टली। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब सुनिए क्या हो रहा है, हमें 440 हमने दी, जब यहाँ 440 आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पानी खोल देते हैं और इंतजार करते हैं, इंतजार करते हैं, जैसे ही लाउड साउंड आ गई मतलब रेजोनेंस, और रेजोनेंस हो गया तो भैया लाउड साउंड आ जाएगी। ये रेजोनेंस दोबारा रिपीट होता है, ये कब रिपीट होता है, जब 3 टाइम्स आप डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो फिर से रिपीट होता है। ये वैसे अभी से आपको नहीं जानना है क्यों होता है, बट ऐसा लिखा है, लिख लीजिएगा, सेलिना में है तो लिख लीजिएगा। दो और एग्जांपल है रेजोनेंस के, सोल्जर ब्रेक देयर मार्च व्हाइल क्रॉसिंग द ब्रिज। जब हमारे जो फौजी होते हैं जब वो ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो उनको एडवाइस किया जाता है कि आप अपने कदमों को तोड़ के चलिए। आपने देखा होगा पहले जो ब्रिज होते थे ना वो रस्सी के बने होते थे इस तरीके से, तो वो ना ऐसे झूलते थे। तो जब जो सोल्जर्स हैं वो सब एक साथ, आपको पता ही है वो कैसे चलते हैं, तो जब एक साथ ऐसे मार्च करके चलेंगे तो क्या होगा, सबके जो फ्रीक्वेंसी है हो सकता है उनकी जो चलने की फ्रीक्वेंसी है और जो ब्रिज की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। तो ऐसे केस में क्या होगा, ब्रिज बहुत तेजी से वाइब्रेट करेगा और ऐसे केस में ब्रिज टूट सकता है। और इसलिए सोल्जर्स को एडवाइस दिया जाता है कि जब वो क्रॉस करें ब्रिज को तो अपने स्टेप्स को ब्रेक करके मार्च करें। उसके बाद वाइब्रेशन ऑफ बाइक पार्ट्स, कभी कभी क्या होता है, बाइक का जो इंजन होता है, जो पिस्टन होता है वो वाइब्रेट करता है, तो उसकी वाइब्रेशन जो गाड़ी के जो पार्ट्स हैं अगर उससे मैच हो जाती है फ्रीक्वेंसी तो वो भी खूब तेज तेज वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है रेजोनेंस का। और क्या है, ये देखिए चैनल, टीवी चैनल और रेडियो का, इसका ज्यादा जो थ्योरी है उस पर ज्यादा मत जाइएगा, लेकिन बस ये याद रख लीजिएगा कि जो टीवी चैनल और रेडियो का ट्यूनिंग होता है, ट्यूनिंग समझते हैं, चैनल बदलते हैं, 93.5 रेडियो में तो बड़े बड़े चैनल आते हैं, अब 101 पे चलता है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करते हैं। वो ट्यूनिंग जो होती है वो भी रेजोनेंस से होती है। मतलब जैसे हम लोग पहले एंटीना वेंटीना सेट करते थे कि सिग्नल आया नहीं आया, अब तो पता नहीं, अब तो आप लोग के टाइम पे तो है नहीं वो वाला सिस्टम, सब तो आपका सेटअप बॉक्स और वो जब से डीटीएच आ गया है, अब तो स्मार्ट टीवी आ गई तो कोई मतलब ही नहीं। बट पहले हम लोग इसी तरह से ट्यूनिंग करते थे, रेडियोस वगैरह को ट्यून करते थे, उसका आपकी कार में वो सिस्टम होगा। तो वो ट्यूनिंग जो होती है वो रेजोनेंस से होती है, हमारे रेडियो की, हमारे टीवी की फ्रीक्वेंसी को जो बाहर से फ्रीक्वेंसी आ रही है उससे मैच करा देते हैं। तो ये भी हमारा रेडियो ट्यूनिंग और टीवी ट्यूनिंग भी रेजोनेंस का एग्जाम्पल है। तो भाई अब रेजोनेंस के पीवाईक्यू कहाँ है, तो यहाँ पे लिखा है कि जहाँ ये नोट्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद से आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। तो ये नोट्स हमारे यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, ये लेक्चर वाले, और उसके बाद आपको पीवाईक्यू रेजोनेंस के यहाँ से मिल जाएंगे। तो जल्दी से रेजोनेंस के सवाल करते हैं। मैं बता दूं रेजोनेंस के सवाल बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही सिंपल है, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो फटाफट कर पाएंगे। सबसे पहला सवाल आइए देखते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इस साल की कॉम्पिटेंसी वाला क्वेश्चन है, इसको लोग कहते हैं बड़ा खतरनाक है। आइए शुरू करते हैं यहीं से। तो पहला सवाल, द एडजेसेंट डायग्राम शोज 4 सॉलिड प्लास्टिक बॉल, यहाँ पे 4 प्लास्टिक बॉल्स हैं। अ पर्सन शेक्स द वुडन बेस टू एंड फ्रो, एक आदमी आता है और इस बेस को ऐसे 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 शेक करता है। इट इज ऑब्जर्व दैट इवन द बॉल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, सभी बॉल्स वाइब्रेट करती हैं। इट इज बट ओनली वन बॉल वाइब्रेट्स विगरसली, एक बॉल बहुत तेजी से वाइब्रेट करती है। एक्सप्लेन व्हाई ओनली वन बॉल वाइब्रेट्स विगरसली, एक बॉल ही इतनी तेज क्यों करती है, ये सवाल है। तो भाई देखिए
इन हो सकता है जिस भी फ्रीक्वेंसी से हमने इसको शेक किया, हमने इसको, रुक जो कलर बदलता हूँ, तो जिसको जब जैसे ही आपने इसको शेक किया, ये बेस है, इसको शेक किया तो इसकी वजह से आपकी सभी बॉल वाइब्रेशन में आ जाएंगी, सभी बॉल वाइब्रेशन में आ जाएंगी। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी इस बेस के वाइब्रेशन से मैच होगी वो सबसे तेज करेगी। ये इन्होंने बताया तो है नहीं किससे मैच हो रही है, तो किसी एक से मैच होगी, जिससे मैच होगी वो सबसे तेज करेगा। तो एक्सप्लेन करो भाई, लिख दो ड्यू टू रेजोनेंस, और फिर बता देना बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी वन बॉल इज मैचिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ वुडन बेस वाइब्रेशन। फिर कह रहा है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अरेंज करो। भाई मैं पहले ही बता चुका हूं, फ्रीक्वेंसी और लेंथ का रिश्ता क्या होता है, उल्टा होता है। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जिसकी लेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। हमें किस में करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो छोटे से बड़ा, सबसे बड़ी लेंथ इसकी है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम है डी। चलो बताओ उससे छोटा कौन है, डी से छोटा कौन है। आप लोग पॉज करके खुद से आंसर करो, उसके बाद चेक करो कि सही बताया नहीं बताया। तो डी फिर ए फिर सी फिर बी, तो डी फिर ए फिर सी फिर बी। ठीक है, बहुत ही सिंपल थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं। ओके, ये देखिए सोनोमीटर का क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए, इस नोट्स में नहीं दिया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, ध्यान से आप पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए, खुद समझिए। नहीं समझ में आया तो मैं समझा रहा हूँ फिर देखिए, पहले ही नहीं कि सर के साथ करना है। ठीक, तो पॉज करो ईमानदारी से और उसको जो है एक बार अच्छे से खुद से सॉल्व करो। ओके, चलो देखो क्या है, डायग्राम अबव शोज अ वायर स्ट्रेच ओवर अ सोनोमीटर। एक सोनोमीटर है, ये एक डिवाइस है, ये भी लैब में रखा रहता है, आपने पता यूज करोगे आप शायद 11th 12th में। एक सोनोमीटर में स्टेम्स ऑफ टू फॉर्क ए एंड बी, तो हम ए और बी की जो फॉर्क है उसको जाकर उसको छूते हैं, और फिर जब इसको ले जाओगे तो ये वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेट करेगा तो आगे क्या लिखा है, इट इज ऑब्जर्व दैट द पेपर राइडर। पेपर राइडर क्या है, पेपर राइडर का मतलब होता है वो बाइक राइडर जैसे होता है वैसे पेपर राइडर है। पेपर राइडर क्या है, पेपर को मोड़ के रख देते हैं धागे पे, तो पेपर को आगे पीछे राइड करा सकते हो, तो उसको पेपर राइडर बोलते हैं। तो क्या लिखा है, वायर फ्लाइज ऑफ व्हेन द स्टेम ऑफ वाइब्रेटिंग टू फॉर बी इज टच। जब बी को टच करते हैं तो पेपर उड़ के गिर जाता है, बी को टच करते हैं तो पेपर उड़ के गिर जाता है। लेकिन ए को जब टच करते हैं, आगे क्या लिखा है, बट द पेपर जस्ट वाइब्रेट व्हेन द स्टेम ऑफ ए इज टच। तो जब ए को टच करते हैं तो सिर्फ वाइब्रेट करता है। तो बी से क्या हुआ, बी से ये फ्लाई ऑफ हो गया, उड़ गया। लेकिन ए से क्या हुआ, ए से तो सिर्फ वाइब्रेट किया। तो इसका मतलब क्या है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि इससे इसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो खूब तेज वाइब्रेट किया और गिर गया। इससे इसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई तो वाइब्रेट तो हुआ लेकिन धीरे धीरे हुआ। आइए पहला पार्ट, नेम द फिनोमेना व्हेन द पेपर जस्ट वाइब्रेट्स। जस्ट वाइब्रेट कर रहा है तो रेजोनेंस तो नहीं हुआ है, क्योंकि जस्ट वाइब्रेट तो इससे कर रहा है, तो ये तो एक तरह की फोर्स वाइब्रेशन है। तो ये फोर्स वाइब्रेशन है। हालांकि इन्होंने गलत लैंग्वेज यूज की, नेम द फिनोमेना नहीं पूछना चाहिए था, नेम द वाइब्रेशन पूछना चाहिए था, क्योंकि मेरे समझ से ये गलत है, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। बट मार्किंग स्कीम में इसका आंसर फोर्स वाइब्रेशन था। फिर क्या, नेम द फिनोमेना व्हेन द पेपर फ्लाइज ऑफ, उड़ गया। तो उड़ गया जब रेजोनेंस हुआ था, रेजोनेंस इसका आंसर हो जाएगा। व्हाई डज द पेपर राइडर फ्लाई ऑफ, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क मैचेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेपर। सॉरी, पेपर लिख सकते हो या फिर सोनोमीटर वायर लिख सकते हो। आगे देख ली, सब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। टू पेंडुलम सी एंड डी सस्पेंडेड फ्रॉम अ वायर, सी और डी को एक वायर से सस्पेंड किया गया है। पेंडुलम सी इज मेड टू ऑसिलेट, सी को हम ऑसिलेट करते हैं। इट इज सीन दैट डी इज आल्सो स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, इसको करते हैं वाइब्रेट तो ये भी वाइब्रेट हो जाता है। तो बताइए सी में कौन सी ऑसिलेशन थी, डी में कौन सी थी। सी में आपने धक्का लगाया तो आपने फ्री वाइब्रेशन करी, लेकिन किसी बच्चे को लग रहा है कि हवा में तो ये रुक जाएगा तो डैम्प लिख दिया। तो फ्री भी लिख सकते हो, डैम्प भी लिख सकते हो, दोनों पे नंबर मिल जाएगा। डी कौन सी वाइब्रेशन कर रहा है, तो डी हमारी फोर्स कर रहा है, क्योंकि एक फ्री है तो दूसरी फोर्स है। If the length of D is made equal to C, what difference you will note in the oscillation of D? अगर हम C को और D को बराबर कर दें तो क्या देखने को मिलेगा, तो भाई D की जो ऑसिलेशन है वो मैक्सिमम हो जाएगी ना भाई, रेजोनेंस हो जाएगा ना, तो D ऑसिलेशन जो है वो मैक्सिमम हो जाएंगी। D ऑसिलेशन आर विद मैक्स एम्पलीट्यूड, शिट यार कलर बदलना पड़ेगा, मैक्स एम्पलीट्यूड। ओके, इसमें क्या होगा, अगर हम डी को सी को इक्वल कर दें तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो सर रेजोनेंस होगा, क्योंकि जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो रेजोनेंस होता है। सही है, कई आंसर तो रेजोनेंस से हैं। ठीक है, ये देखिए 2022 स्पेसिमेन का पेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इसमें ट्रू वाला ढूंढना है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पेंडुलम ए बी सी डी टाइड टू अ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग पी क्यू, एक पी क्यू है उसमें ए बी सी डी जुड़ा हुआ है। बताइए सी को, पेंडुलम सी इज डिस्टर्ब, जब हम सी को डिस्टर्ब करते हैं, सी को डिस्टर्ब करते हैं
तो क्या बातें सही होंगी। अगर आप सी को डिस्टर्ब करेंगे तो ए भी वाइब्रेट होगा, बी भी वाइब्रेट होगा, डी भी वाइब्रेट होगा। तो पहले लिखा है ओनली पेंडुलम सी वाइब्रेट, गलत बात। नीचे लिखा है वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम सी आर फोर्स वाइब्रेशन, सी को हम फोर्स थोड़ी दे रहे हैं, बार बार फोर्स एक ही बार तो मारा है, तो ये भी बात गलत है। अब कौन सा सही होगा सोचो। पेंडुलम एबीडी विल आल्सो स्टार्ट, अगर हम इसको वाइब्रेट करेंगे तो ए और बी और डी भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। पेंडुलम एबीडी विल आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग बट ए डी विल वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। दो बातें हैं, दोनों सही हैं, क्योंकि इसमें जो लिखा है वो आधा लिखा है, इसको इसमें कंप्लीट किया है, तो देखना पड़ेगा दोनों में कौन सी बात सही है। भाई ऊपर वाली बात ज्यादा सही है, क्योंकि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, और सेम फ्रीक्वेंसी है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या है। द डायग्राम बिलो शोज ट्यूनिंग फॉर्क, ये स्पेलिंग गलत है, सही कर लीजिएगा, ट्यूनिंग फॉर्क लिखा है, ट्यूनिंग फॉर्क ई माउंटेड ऑन अ साउंड बॉक्स एक्स। तो हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क ई है, ई कहाँ है, ई कहाँ है, ई कहाँ, ये देखो ई एक साउंड बॉक्स एक्स पे रखा हुआ है। फिर क्या हो रहा है, ए बी सी डी आर प्लेस्ड ऑन द साउंड बॉक्स वन बाय वन, तो इन ये सबको उठा के एक एक करके उसके ऊपर रखते हैं। लाउड साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन द ट्यूनिंग फॉर्क बी, जब हम बी को रखते हैं यहाँ पर तो बहुत तेज आवाज आती है। तो भाई बी को रखने से अगर बहुत तेज आवाज आ रही है, मतलब बी के साथ ई का क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क ई, ई की फ्रीक्वेंसी क्या है, रेजोनेंस कब होता है, जब ई और बी की मैच हो जाए। तो ई की बी से मैच हो गई है, तो बी की तो 320 थी तो ई की भी 320 हो जाएगी। व्हाई डज द बी प्रोड्यूस लाउडर साउंड, भाई रेजोनेंस की वजह से। आप इसको पूरा लिख दीजिएगा, आप इसको पूरा लिख दीजिएगा, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ई मैचेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, हेंस अ वेरी लाउड साउंड ऑफ हर्ट ड्यू टू रेजोनेंस। We are able to see TV channels clearly when we set TV on auto tuning, टीवी के चैनल को ट्यूनिंग से क्लियर देख पाते हैं। Which phenomena led to clear visibility, कौन सा फिनोमेना जिससे हम क्लियर देख पाते हैं, तो भाई मैंने अभी पीछे पढ़ाया, टीवी ट्यूनिंग में क्या यूज होता है, रेजोनेंस यूज होता है। डिफाइन द फिनोमेना, डिफाइन ऑलरेडी आपको पीछे करवा चुके हैं, डिफाइन आप कर दीजिएगा। देखिए आपको मैं 23, 22 हर ईयर में मैंने आपको रेजोनेंस का सवाल दिखाया है, कोई ऐसा ईयर नहीं छोड़ा कि रेजोनेंस ना हो। 24 में 4 नंबर का क्वेश्चन रेजोनेंस पे आया है। ओके, तो अच्छे से रेजोनेंस को करेंगे आप। देखिए ये ब्यूरेट वाला 24 में आ चुका है, तो अब 26 में आने के चांस इसके कम है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूरा ऐसा ब्यूरेट बना हुआ है, पढ़ लेते हैं जल्दी से। इन द डायग्राम ऑफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क स्टेप नियर द माउथ ऑफ अ ब्यूरेट फिल्ड विद वाटर, एक ट्यूनिंग फॉर्क को एक ब्यूरेट के ऊपर हमने रखा हुआ है। The length of air column is adjusted by opening the tap of the burette, जैसे ही हम ब्यूरेट का टैप खोलते हैं तो पानी गिरता है और एयर के कॉलम को एडजस्ट कर देते हैं। एट अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर लाउड साउंड इज हर्ड, 5 सेंटीमीटर पे बहुत तेज आवाज आती है। तो 5 सेंटीमीटर पे ऐसा क्या हो गया कि बहुत तेज आवाज आती है, पहला सवाल यही है, नेम द फिनोमेना। तो बहुत तेज आवाज आ रही है तो किस फिनोमेना से आ रही है, रेजोनेंस से आ रही है। Why a loud sound is heard at this particular length, इस लेंथ पे एक बहुत तेज आवाज क्यों सुनाई दी, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क मैचेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ये एयर कॉलम। तो यहां लिख लेंगे बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क मैच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम। ओके, एयर कॉलम। तो अच्छे से सवाल आप देखिए पढ़ेंगे, कितना इजी सवाल है। एक सवाल इन्होंने घुमा के दिया कि इफ द प्रेजेंट ट्यूनिंग फॉर्क इज रिप्लेस्ड विद अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, अगर हम इस फॉर्क को हटा दें और एक हाई फ्रीक्वेंसी का फॉर्क ले आए, शुड द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इंक्रीज और डिक्रीज, तो हम एयर कॉलम को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। देखो भाई एफ को अगर आप यहाँ क्या लिखा है, विद अ हायर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब एफ को आपने बढ़ा दिया है, तो लेंथ को क्या करना चाहिए। देखो मैंने एफ और एल का रिलेशन बता दिया है, क्या बताया था सर, एफ और एल तो उल्टे होते हैं, जिसकी लेंथ बड़ी उसकी फ्रीक्वेंसी कम, और अगर फ्रीक्वेंसी आपने ज्यादा करी है तो लेंथ कम। तो भाई फ्रीक्वेंसी तुमने बढ़ा दी है तो लेंथ तुम्हारी कम करनी पड़ेगी। तो इंक्रीज या डिक्रीज, जल्दी से बता, तो क्या लिखोगे, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज लिखोगे ना, डिक्रीज। फिर बोला है गिव रीजन, भाई गिव रीजन, ले भाई रीजन, देख ये लिख, बता देना, ठीक, देख ले ये रीजन है। चल आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल है 2025 का, रेजोनेंस कंप्लीट। रेजोनेंस के बाद हमारा टॉपिक 3 और आखिरी टॉपिक है साउंड का, इसके बाद साउंड चैप्टर फिनिश। ओके, चलो आखिरी सवाल है, ये मुझे पता है इसका एक थोड़ा सा पोर्शन है जो भी नहीं पढ़ाया, आगे का पोर्शन है, बट तुम समझदार हो, तुम कर सकते हो। ठीक, देखो द डायग्राम्स बिलो शो 2 साउंड बॉक्सेस, यहां पर देखो 2 साउंड बॉक्स है, एक है ए और एक है बी, विद वायर्स ऑफ सेम लेंथ, इन दोनों की लेंथ सेम है, इन दोनों की लेंथ सेम है।
एंड टेंशन 10, दोनों की टेंशन भी सेम है, बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, लेकिन इसका एरिया अलग है। अब देखो कितने चालाक लोग हैं, अब एरिया अलग है, इन्होंने बताया भी नहीं किसका एरिया अलग है कितना है, और लेकिन ये कह रहे हैं कि तुम देख के पता करो। देखो फिगर में देखो, एक तार को पतला बना दिया, एक तार को मोटा बना दिया, तुम्हें उसी समय सोचना होगा। ये लोग इतने चालाक है, लिखते भी नहीं, फिगर में दिखाते हैं, कहते समझो। तो एक तार मुझे मोटा दिख रहा है और एक तार मुझे पतला दिख रहा है, तभी लोग कह रहे थे कि क्वेश्चन बड़े खतरनाक थे। ओके, थोड़ा समझना था ना। साइमल्टेनियसली वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज, तो एक 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला हम वो लेकर आए फॉर्क, और उसको एक बार हमने ए पे रखा और एक बार हमने बी पे रखा। पेपर राइडर फॉल ऑफ इन केस ऑफ बी, बी वाले केस में पेपर उड़ गया, यहां पर पेपर उड़ गया, पेपर फ्लाई हो गया, किस पे, 300 पे। यहां पर क्या हुआ, पेपर फ्लाई नहीं हुआ, किस पे नहीं फ्लाई हुआ, 300 पे फ्लाई नहीं हुआ। तो अब सवाल, नेम एंड एक्सप्लेन द फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग ऑफ बी, बी वाला जो है वो क्यों उड़ गया, पहले भी करवा चुका हूं, 2018 में सेम क्वेश्चन आया था, इसका आंसर क्या था, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से वाइब्रेशन बहुत तेज हुई, वो उड़ गया। द वायर ए रेजोनेट्स विद ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, तो ए वाले पार्ट का आंसर क्या है, ए वाले पार्ट, अरे यार, ए वाले पार्ट का आंसर रेजोनेंस है। बी वाले पार्ट का देखो कितना अच्छा घुमा के पूछा गया, घुमावदार सवाल। द वायर ए रेजोनेट्स विद द ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क एफ, कह रहा है ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ है, एफ जो है ग्रेटर है, लेस है, इक्वल है 300 हर्ट्ज से, ये सवाल है। तो देखो भाई, मैंने तुमको जो बात हकीकत है, अभी मैंने तुमको फ्रीक्वेंसी और थिकनेस का रिश्ता नहीं पढ़ाया है कि अगर मोटा तार होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी और पतला तार होगा कि क्या होगी। लेकिन आप एक दिमाग लगाइए, आपके पास एक मोटा तार है और एक पतला तार है, आप पतले तार को बजाते हैं, एक मोटे तार को बजाते हैं, तो किसमें ज्यादा वाइब्रेशन होती है, सोचिए। गिटार के तार कैसे होते हैं, मोटे होते हैं पतले होते हैं, पतले होते हैं ना, तो जिस गिटार में ज्यादा वाइब्रेशन आती है, मोटे तार में कम वाइब्रेशन आती है। तो मोटा तार अगर होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी और थिकनेस का रिश्ता उल्टा है। ठीक है, तेरा मेरा रिश्ता उल्टा, फ्रीक्वेंसी और थिकनेस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिश्ता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और थिकनेस का रिश्ता उल्टा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर हमारी थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखिए यहां पर, सॉरी मुझसे गलती हो गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर थिकनेस नहीं कम होगी, थिकनेस कम करने पे, वायर की जो मोटाई है कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। गिटार में इसलिए पतला तार यूज करते हैं। अब यहां पर देखिए ए की बात हो रही है, एक ऐसा वायर है, थिक वायर है, तो जो वायर थिक होगा, जो वायर की थिकनेस ज्यादा होगी, जिस वायर की थिकनेस ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो फटाक से लिख लेंगे आंसर, जिसकी थिकनेस सर ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, तो भैया ए की थिकनेस ज्यादा है, सवाल में पूछा गया एफ ग्रेटर है, लेस है, इक्वल है 300 के, तो भाई लेस है। ठीक है, तो अच्छा सवाल था, मतलब नॉर्मल जैसे साउंड का सवाल आता है वैसा सवाल नहीं आया था। ठीक है, इट वाज अ गुड क्वेश्चन। और अब हम लोग टॉपिक 3 के ऊपर चलेंगे, और आखिरी टॉपिक है, और इसको करने के बाद आपके साउंड के 8 से 9 नंबर एकदम पक्के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक लाउडनेस। लाउडनेस का मतलब ये होता है कि आपकी आवाज कितनी तेज या कितनी धीम है। एक होता है मोटी और पतली, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो ये मेरी आवाज मोटी है, सॉरी और से भारी है, भारी को कहते हैं ग्रेव, तो मेरी ये ग्रेव आवाज है। और मैं अगर ऐसे बोलूं तो मेरी आवाज श्रिल है, मतलब मैं पतला हूं, मेरी पतली आवाज है। लेकिन लाउडनेस की जब मैं बात करूंगा तो मैं नोट नहीं बदलूंगा अपनी, मैं तेज और धीम की बात करूंगा। जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो लाउडनेस बढ़ जाती है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो प्यार से बोल रहा, और जैसे मैं अभी बोलूंगा तो तेज बोलूंगा। इस तरह से दो तरह की लाउडनेस हमारी आ जाती है। तो द प्रॉपर्टी बाय विच लाउड साउंड इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ फेंट वन, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे आप एक तेज आवाज को एक धीम आवाज से फर्क बता सके, वो लाउडनेस होती है। ऑफ सेम पिच एंड सेम क्वालिटी, सेम पिच है सेम क्वालिटी लेकिन फिर भी तेज और धीम है। जैसे लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, लाउडनेस वेव के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं जहां बड़ा एम्पलीट्यूड होगा वहां ज्यादा लाउडनेस होगी, जहां एम्पलीट्यूड धीम होगा, छोटा होगा, वहां पर जो हमारी लाउडनेस है वो कम होगी। सो लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। आगे देख लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग लाउडनेस। लाउडनेस किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला जो है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ सोर्स। मतलब अगर आप देखिए दूरी के साथ लाउडनेस का क्या रिश्ता है, अगर आप दूर जाएंगे सोर्स से
तो लाउडनेस क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, तेरा मेरा रिश्ता उल्टा, ये दोनों क्या है, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन में एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तो दूरी बढ़ाएंगे तो लाउडनेस कम हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं, आप डीजे के पास खड़े रहेंगे तो लगेगा कान फटे जा रहे हैं, दूर चले जाएंगे तो लाउडनेस कम हो जाती है। स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी कि लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे तो डिपेंड करती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया है कि लाउडनेस एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है, लेकिन कैसे रिलेटेड है, एग्जैक्ट क्या है, तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। ओके, और मैं आपको बता दूं, लाउडनेस जो होती है, लाउडनेस जो होती है वो आवाज की इंटेंसिटी से तय होती है। तो लाउडनेस की बात करूं या मैं इंटेंसिटी की बात करूं, तो मैं एक ही चीज की बात कर रहा हूं, बिकॉज इंटेंसिटी ही हमें, साउंड की इंटेंसिटी ही साउंड की लाउडनेस को बताती है। तो कभी अगर लाउडनेस का रेशियो पूछ ले या कभी अगर इंटेंसिटी का रेशियो पूछ ले तो सेम अप्रोच लगाना है। सवाल में क्या दिया है कि लाउडनेस और किस पे डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे, डायरेक्ट रिलेशन है। लाउडनेस, ये लिख लीजिएगा, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सर अब देखो, अब तुम्हें सवाल में क्या है, दो लाउडनेस दिया होगा और दो एम्पलीट्यूड का कुछ निकालने को बोलेगा, या दो एम्पलीट्यूड दे देगा, दो लाउडनेस निकालने को बोलेगा। यहाँ पर आप एल इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पर एल क्या है, आपका लाउडनेस है, और आई क्या है, आई आपका इंटेंसिटी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, एल और आई दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी, और फॉर्मूला कैसे बनाओगे, जैसे देखो ये डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम यहाँ L1 अपॉन L2 अगर लिखेंगे, देखो सामने सामने लिखना है, L के सामने A है तो L1 अपॉन L2 को लिखेंगे A1 अपॉन A2, और यहाँ पर लगा देंगे होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बना रहा हूँ फॉर्मूला, फिर से सुन लो। जैसे I के सामने A है तो मुझे अगर लिखना है I1 अपॉन I2, क्योंकि I के सामने A है तो मैं लिखूंगा A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। सवाल में कभी लाउडनेस देता है, कभी इंटेंसिटी देता है। जैसे ये सवाल देख लीजिए, टू साउंड हैव लाउडनेस इन द रेशियो 9:16, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। तो लाउडनेस का रेशियो दे दिया है और एम्पलीट्यूड का पूछा है, तो लाउडनेस का जो रेशियो है वो कितना है, 9:16। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, A1 अपॉन A2 मुझसे पूछ रहा है। सो कैसे करेंगे, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, L1 अपॉन L2, देखिए कैसे करेंगे, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2, तो L का होल स्क्वायर। L1 अपॉन L2 कितना है, 9 अपॉन 16 है, L1 अपॉन L2 की जगह क्या रख देंगे, 9 अपॉन 16 रख देंगे, तो 9 अपॉन 16 आप रख दीजिएगा, और यहाँ पर A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर रख दीजिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर हटाना चाहता है, स्क्वायर हटाना है तो रूट लगाना पड़ेगा, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और यहाँ 9 का रूट कितना होता है, सर 9 का रूट तो 3 होता है, 16 का रूट तो 4 होता है, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3/4 आंसर। अगला सवाल, ये चीज अलग है। ओके, द रेशियो ऑफ लाउडनेस और इंटेंसिटी, लाउडनेस या इंटेंसिटी दोनों में से कुछ भी दे देगा, हुज एम्पलीट्यूड्स आर 200 एंड 300। क्वेश्चन में पूछा, एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है, A1 और A2 दे रखा है। सर A1 कितना दिया है, A1 200 दिया है, A2 कितना दिया है, 300 दिया है। दोनों यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में है। पूछा क्या है, लाउडनेस का रेशियो, यानी मुझसे L1 अपॉन L2 पूछा है। जल्दी से पॉज करो, सॉल्व करो, फटाक से सॉल्व करो, मेरे सॉल्व करने से पहले। A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर होता है, सर A1 तो 200 है, A2 तो 300 है, तो भैया 200 बटे 300, स्क्वायर भी करना होगा, 0 से 0, 0 से 0 काट देंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 4/9 आंसर आ जाएगा, या 4:9 रेशियो आ जाएगा। सो ठीक है, ओके, इजी क्वेश्चन। आगे देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ गिवन वेव्स। यहाँ पर दो वेव्स दी गई हैं, मुझे नहीं पता वीडियो में आपको दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, एक छोटी वेव दी है, वेव नंबर 2, एक बड़ी वेव है, वेव नंबर 1। वेव नंबर 1 का जो ये है डिस्प्लेसमेंट, वो 20 है, और वेव नंबर 2 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 10। ओके, सो 10 सेंटीमीटर वेव नंबर, सॉरी, वेव 2 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो A2 एम्पलीट्यूड 2 का मेरा 10 सेंटीमीटर है। भाई इसको एम्पलीट्यूड ही तो कहते हैं। 1 वाले का एम्पलीट्यूड कितना है, 20 सेंटीमीटर है। सवाल में क्या पूछा गया, इंटेंसिटी का रेशियो बताओ, तो इंटेंसिटी का रेशियो मतलब I1/I2 बताओ, तो मतलब A1/A2 का होल स्क्वायर। A1 कितना है, 10 है, A2 कितना है, 20 है, 0 0 खत्म हो गया, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आंसर आ जाएगा।
ओके आगे देखिए, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। लाउडनेस डिपेंड करती है कि आपके बॉडी का सरफेस एरिया कितना है। अगर बहुत बड़ा सरफेस एरिया है तो बहुत ज्यादा आवाज आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा हवा होगी वाइब्रेट करने को। जैसे 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 यहाँ पर छोटी कम अमाउंट में हवा है और यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में हवा है, तो आवाज में फर्क है, आवाज में पिच में भी फर्क है और लाउडनेस में भी फर्क है। सो देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे, आप ढोल देखेंगे, ढोल तो उसमें कितना सारा हवा अंदर होता है, उसको बजाओ तो बहुत तेज बजती है। आप बेल देखिए, बेल के अंदर कितना ज्यादा बड़ी बेल बनाई जाती है, उसमें बहुत सारी हवा होती है, तो वाइब्रेट करती है और लाउड साउंड आता है। तो जहां पे ज्यादा अमाउंट में हवा होगी, कहने का मतलब ज्यादा अमाउंट में बॉडी का सरफेस एरिया होगा, वो ज्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगी। एग्जाम्पल है बेल जो स्कूल में लगी होती है, वो बड़ी होती है क्योंकि उनका हमें तेज आवाज चाहिए होता है, तो लार्ज सरफेस एरिया होता है जिसकी वजह से लाउड साउंड आती है। तीसरी बात, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ मीडियम। मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा, जितना घना होगा, उतनी ही ज्यादा आपको एक लाउड, एक तेज आवाज सुनाई देगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते, ऐसा सच लिख लीजिएगा, ठीक है। समरी को भी हटा दीजिए, समरी फिर वो पढ़ा दूं फ्रीक्वेंसी उसके बाद। ओके आगे देख लो, क्या है फिर पिच। पिच क्या होता है? पिच का मतलब होता है कि मोटी या फिर महीन। पिच का मतलब हो गया मोटी या फिर महीन, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड बाय विच अ श्रिल नोट। श्रिल नोट का मतलब क्या होता है? श्रिल का, अरे शिट यार, श्रिल का मतलब होता है महीन। किसकी आवाज महीन होती है? लड़के की लड़की की? तुम इतना तो जानते होगे। कभी कभी, हाँ, कभी कभी कुछ कुछ लड़के भी महीन बोलते हैं, लेकिन जनरली लड़कियों की आवाज महीन होती है। और इट कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फ्लैट नोट। फ्लैट नोट का मतलब हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलेंगे मोटी आवाज, ठीक है, जैसे कि लड़कों की होती है। ऑफ सेम लाउडनेस एंड क्वालिटी। लाउडनेस सेम है, तेज उतना ही बोल रहे हैं, और क्वालिटी भी वही है, लेकिन वो जो है क्या कहते हैं, मतलब बोलने वाला भी वही है, लेकिन उसकी जो पिच है वो बदल गई। जैसे मेरी अभी पिच है वो अलग है, और अभी मेरी पिच अलग है, और अभी मेरी पिच अलग है, ऐसे मेरी पिच अलग अलग हो रही है। सो इस तरीके से समझ रहे होंगे आप। यहाँ पर क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ वेव है, तो मैं कहूंगा ये तो ज्यादा भाई मेरी हाई पिच है, और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरी हाई है, ठीक है। और हाई पिच और हाई फ्रीक्वेंसी में आवाज बहुत श्रिल आती है, महीन आती है। लेकिन जिसकी पिच लो होती है, जैसे मेरी पिच लो है, तो लो पिच वाली जो आवाज होती है या लो फ्रीक्वेंसी वाली आवाज जो होती है, वो ग्रेव होती है, यानी भारी होती है। ग्रेव होती है या फिर फ्लैट होती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, जो फ्रीक्वेंसी है या जो पिच है, ये किस पे डिपेंड करती है? किसी भी चीज की किस पे डिपेंड करती है? पहली चीज तो भाई लेंथ पे ही डिपेंड करती है। मैंने कल आपको वो, अभी थोड़ी देर पहले ही, कल क्या, थोड़ी देर पहले आपको वो दिखाया था ना, लेंथ, अलग अलग लेंथ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। देखिए, दो अलग अलग लेंथ की आवाज है, और आपने देखा था इनकी आवाज अलग अलग आई थी। देखिए, आवाज अलग आई, आवाज अलग आई। जैसे ये देखिए, ये एक बांसुरी है, सस्ती सी बांसुरी है, इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ। सही से बज नहीं रही, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे होल्स हैं, और अलग अलग होल को खोलने पर अलग अलग धुन की आवाज आती है, अलग अलग पिच की आवाज आती है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लेंथ पे डिपेंड करती है, और लेंथ से उल्टा रिश्ता होता है। लेंथ बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, कल भी बता चुका हूँ। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, टेंशन। आप सभी को पता है कि टेंशन जो होती है, धागा जितना टाइट होगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो टेंशन बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। देखो, जो जो चीज मैंने ऐसे लिखी है वो इसके साथ सीधा सीधा रिश्ता है। ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगी, और जो अपॉन में करके लिखी, ये बढ़ाओगे तो घटेगी। एक बात ध्यान रख लेंगे कि ये जो मैं रिलेशन बता रहा हूँ, ये कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है, ओके। ये आपका फैक्टर वाला है कि ये बढ़ाएंगे तो ये होगा, ठीक है। भाई मैथमेटिकल रिलेशन की बात करेंगे तो हो सकता है कहीं रूट लगा हो, कहीं स्क्वायर लगा हो, उस पर हम नहीं जा रहे, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल थोड़ी आता है। आपको बस याद रखना, ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, ये घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये याद रखना है। थिकनेस की बात कर लेते हैं। तार जितना ज्यादा मोटा होगा, तो तार जितना टाइट होगा उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। टेंशन मतलब टाइट हो कितना है, और थिकनेस की बात करें, तार मोटा कितना है। तो जितना तार मोटा होगा, आप देखेंगे मोटा तार कहाँ जल्दी ज्यादा वाइब्रेट करता है, हल्का पतला थिन वायर ज्यादा वाइब्रेट करता है। तो थिकनेस के साथ उल्टा रिलेशन है, जितना थिक वायर होगा उतनी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। और अगर आपको याद हो, अभी सोनोमीटर वाले सवाल में चीज आपने देखी भी थी, ठीक है। आगे देख लीजिए। पिच इज सब्जेक्टिव, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द लिसनर। पिच जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है, वो
लिसनर पे डिपेंड करती कि कौन सुन रहा है। इसी तरह लाउडनेस भी जो थी, हो सकता है मैं तेज बोल रहा हूँ लेकिन सामने वाले को लगे कि मैं धीम बोल रहा हूँ क्योंकि उसके कान ही ऐसे हैं। तो हर इंसान के लिए पिच और लाउडनेस सब्जेक्टिव होती है, ठीक है। सब्जेक्टिव का मतलब भी समझ में आ गया होगा, इट डिपेंड्स ऑन द लिसनर, ठीक है। ये डिपेंड करती है कि सुन कौन रहा है, ठीक है। इसको मैं चलो सेलेक्ट करके इधर लगा देता हूं, ठीक है। ये भी जो है हमारी लिसनर पे डिपेंड करती है, ठीक है। आगे देखिए, फ्रीक्वेंसी इज ऑब्जेक्टिव, फ्रीक्वेंसी को नापा जा सकता है। फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होती है, मेजरेबल होती है, चेंज नहीं होती है। इसी तरह मैं बात करूं लाउडनेस की, अगर मैं बात करूं तो लाउडनेस में मैं क्या बताऊंगा, लाउडनेस में मेरा क्या था, इंटेंसिटी था। तो इंटेंसिटी जो मेरी होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है, वो भी फिक्स होती है और वो मेजर करी जा सकती है, ठीक है। आगे देखिए, इसको हटा देते हैं। ये फिगर पता नहीं किस लिए बनाया हुआ है, पता बच्चों कुछ फर्जी फिगर इधर यहाँ आ जाते हैं ना, कोई काम के नहीं है बने हुए हैं, पता नहीं कब पढ़ाया हो, कुछ वजह से पढ़ाया होगा, ठीक है। आगे देखिए, क्लास में अगर तुम पढ़ रहे होते ना बेटा, जो मजा आता भाई तुम्हें कि भाई सही है, सब कवर हो जाता। एग्जाम्पल देखिए, नंबर 1, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको पिच से रिलेटेड आपको ध्यान रखने हैं। वोमेन यूजुअली हैव हाई पिच एंड मेन हैव लो पिच। आदमियों की महीन होती है, लो पिच होती है, सॉरी मोटी होती है, लो पिच माने मोटी, तो आदमी की लो पिच होती है और लड़कियों की हाई पिच होती है। व्हेन बकेट इज फिल्ड विद वाटर, जब बाल्टी भर रही होती है तो लो वाटर लेवल पे क्या होता है, लो वाटर लेवल, जब बाल्टी में पानी कम, अच्छा बाल्टी बनाई होगी, पानी में बाल्टी में पानी कम होता है तो एयर बहुत ज्यादा होती है, एयर ज्यादा, लेंथ ज्यादा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, लेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। यहाँ पर एल ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। लेकिन जब पानी पूरा भर जाता है तो यहाँ पर एल बहुत कम हो जाती है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ की पिच अलग, यहाँ की पिच अलग, हम कहते हैं अरे बाल्टी भरने वाली है, सुन के बता देते हैं। तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया है, दोनों आए हैं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वाइल प्लेइंग फ्लूट, जब हम बांसुरी बजाते हैं, अ लोअर नोट, लो नोट कब सुनाई देगी। देखो भाई, अगर तुम क्या करो, अगर तुम आगे के दोनों छेद बंद कर दो और यहां से हवा निकालो, जैसे मेरी बांसुरी है, मैं अभी तुम्हें, मैंने अपनी सस्ती बांसुरी, कहाँ गई मेरी, अच्छा ये देखो, इसमें मैं क्या करूं, मैं आगे के 2 छेद बंद कर दूं, तीसरा छेद बंद कर दूं, यहां से हवा निकालूं तो लेंथ क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। और अगर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं देखो यहाँ पे आगे के छेद बंद कर दूं, यहां से निकालू तो लेंथ बड़ी हो जाएगी। अगर मैं पहले ही छेद से हवा निकाल दूं तो लेंथ तो बड़ी छोटी हो जाएगी। लेंथ छोटी मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा, क्योंकि लेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिश्ता उल्टा, तेरा मेरा रिश्ता उल्टा। अब भैया एल यहाँ पे छोटी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब पिच ज्यादा, लेंथ ज्यादा बड़ी तो फ्रीक्वेंसी कम मतलब पिच कम। ये क्वेश्चन आया था, लोअर नोट बताना है। लोअर नोट का मतलब क्या हो गया, लो पिच वाली आवाज। तो लो पिच वाली आवाज के लिए ज्यादा लेंथ चाहिए, ज्यादा, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी के लिए ज्यादा लेंथ चाहिए, तो छेद बंद करके दूर वाला खोलना पड़ेगा। इट इज ऑब्टेन्ड बाय क्लोजिंग मोर होल्स सो दैट लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग कॉलम इंक्रीज। तो ज्यादा छेद बंद करेंगे ताकि जितनी लंबी हवा हो सके उतनी लंबी हवा जाए, क्योंकि लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब ये होता है कि साउंड की पिच सेम है, साउंड की लाउडनेस भी सेम है, बट वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से आ रही है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल अलग ही तरह की सुनाई दे रही है। जैसे कि यहाँ क्या लिखा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विश द टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस, सेम लाउडनेस है, सेम पिच है, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर वेव फॉर्म। उनका वेव फॉर्म अलग अलग है, वो अलग, तबले पे मारोगे, गिटार पे मारोगे तो और तुम उतनी ही लाउडनेस उतनी फ्रीक्वेंसी मारो, लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा कि ये तो तबले की आवाज है और ये तो गिटार की आवाज है। तो देखो ये अलग वेव फॉर्म है, ये अलग वेव फॉर्म है, ये एक किसी अलग इंस्ट्रूमेंट से आ रही है, ये किसी एक अलग इंस्ट्रूमेंट से आ रही है। तो ए और बी की लाउडनेस देखेंगे, देखिए क्या लाउडनेस सेम है, क्या इनका एम्पलीट्यूड, देखिए ये देखिए लाउडनेस, तो लाउडनेस तो दोनों की सेम है। और फ्रीक्वेंसी देख ले, मान लो ये टाइम सेम है तो 3 इधर भी वो बने हुए हैं, 3 क्या बल्कि एक वेव ये और आधा 1.5 लैम्डा है, मतलब 1.5 वेवलेंथ बनी है। इधर भी एक वेवलेंथ और आधी, तो इधर भी जितनी उधर बनी उतनी इधर बनी, फ्रीक्वेंसी भी सेम, लाउडनेस भी सेम, लेकिन शक्लें, वेव फॉर्म अलग है। वेव फॉर्म क्या अलग है, यहाँ पे वेव फॉर्म अलग है, वेव फॉर्म अलग है, तो दोनों के जो साउंड है वो पता चल जाएगा ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से आ रही है, ठीक है। लास्ट आपका, लास्ट एकदम लास्ट टॉपिक, म्यूजिक और नॉइज। म्यूजिक वो होता है जो प्लेजेंट होता है, जो कानों में मजा आता है, सुरीला होता है। नॉइज क्या होता है, हार्श, अनप्लेजेंट, जो कान में एकदम चुभता है, जो नहीं चाहिए।
साउंड लेवल इसका 10 डेसिबल से 30 डेसिबल होता है, सही लगता है। वेव फॉर्म ऐसा रेगुलर सा होता है, अच्छा प्यारा सा लगता है इसका, ठीक है। देखो लिखा हुआ है ना वेव फॉर्म रेगुलर। नॉइज के साथ क्या है, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। क्लास में जैसे तुम लोग जब टीचर के सामने शोर करते होगे वो नॉइजी तो होती है। साउंड लेवल हाई हो जाता है 120 डेसिबल से ऊपर, और वेव फॉर्म भी बड़ा इरेगुलर सा चीपी 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 चीपी, एकदम अजीब सी आवाज है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा साउंड का चैप्टर फिनिश। और लास्टली एकदम जो चीज बची हुई है इसके क्वेश्चन। मुझे पता है तुम्हें क्वेश्चन से डर लगता है, नो कि क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, सब यही करते हैं। पर देखो यार, क्वेश्चन ही तो असली काम है ना। सो लेट्स डू दिस। टॉपिक नंबर 3 जो भी अभी खत्म किया है इसके क्वेश्चंस हम कर लेंगे। और मैं आपको जब नोट्स दूंगा तो मैं आपको ये क्वेश्चंस की जो वर्कशीट है, जो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन का सेट है, ये वाला ये अलग दूंगा, और जो नोट्स वाला पोर्शन है वो अलग दूंगा। ऑल्दो नोट्स में भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, बट कोई बात नहीं, ठीक है, ये अलग और वो अलग देंगे। चलिए असर्शन सवाल, पहला सवाल कि किस ईयर का क्वेश्चन है, 21 ईयर का क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन आईसीएससी 2025 का क्वेश्चन है, इसी साल आया हुआ है। क्या सवाल है, एज द लेवल ऑफ वाटर इन अ टॉल मेजरिंग सिलेंडर केप्ट अंडर रनिंग टैप राइजेस, पिच ऑफ साउंड इंक्रीजेस। क्या कह रहा है कि वाटर की जो लेंथ होती है, ये असर्शन है, असर्शन, वाटर की लेंथ जब इंक्रीज होती है तो पिच इंक्रीज होती है। भैया हमने तो वाटर के लेंथ के बारे में बात ही नहीं की थी, क्योंकि वाटर का जब लेंथ बढ़ता है तो एयर कितनी है, पानी जितना बढ़ेगा उतनी हवा कम हो जाएगी, और हवा की जब लेंथ कम होगी तो पिच क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैंने बताया था वाटर कॉलम के साथ सीधा सीधा रिश्ता है और एयर कॉलम के साथ उल्टा रिश्ता है। तो यानी कि असर्शन वाली बात तो एकदम सही बात है। रीजन, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वाटर कॉलम। रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर कॉलम। क्या ये बात सही है? ये तो बात नहीं सही है भाई, क्योंकि ये तो हमने आपको बताया है डायरेक्टली होता है वाटर के साथ। देखिए वाटर और पिच का सीधा सीधा रिश्ता है, ये गलत बता रहा है। ए इज ट्रू एंड और इज फॉल्स, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ साउंड वेव, ये भी क्वेश्चन जो है 2025 में आया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ साउंड वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग वायर इज शोन बिलो। एक आपको ग्राफ ऐसा साउंड का दिखा दिया है। हाउ विल यू एडजस्ट द टेंशन, आप इसमें टेंशन कैसे एडजस्ट करेंगे टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ पी आर। ओ भाई कितना घुमा के दे दिया क्वेश्चन। पीआर को कम करना है। अगर देखो ये भाई पीआर है, सुन लो भाई, बड़ी ही बड़ी 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 प्यारी सी बात है। अगर तुम इस पीआर को, अरे यार, अगर तुम इस पीआर को कम करना चाहते हो, अगर तुम इस पीआर को कम करना चाहते हो, मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम वेवलेंथ को कम कर रहे हो और फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। भाई जितना छोटा कर दोगे वेवलेंथ कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिश्ता उल्टा ही तो है। वेवलेंथ के बारे में कुछ पढ़ा नहीं तो फ्रीक्वेंसी से लेके चलो। अगर हम इसको छोटा कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी तो दूर है, लंबी वेव है, और छोटी करोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि पीआर को कम करो, मतलब कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ। जितनी छोटी वेवलेंथ होगी, अरे मेरे भाई, पीआर को छोटा करने का मतलब है कि वेवलेंथ कम करना, वेवलेंथ कम करने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाना। अब देखिए क्या करें, टेंशन को कैसे बदलोगे, तो टेंशन और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, जल्दी से सोचो। टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है कि घटती है? टाइट कर देंगे तार तो ज्यादा वाइब्रेट होगा। तो हाँ सर, टेंशन बढ़ाएंगे और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। सो हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे टेंशन को। बी पार्ट, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ पीआर। पीआर को कम करने से कौन सा कैरेक्टर बदल जाता है? ले भाई, वेवलेंथ बदल जाता है और फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। आगे देखिए, two sound wave x and y have the same amplitude and the same wave pattern but their frequency are 60 and 120, then x तो देखो दो साउंड है, दोनों एकदम सेम सेम सब कुछ है, लेकिन उनकी क्या अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है। सर फ्रीक्वेंसी अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है तो फिर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अलग है तो पिच अलग होगी। किसकी पिच ज्यादा है, इसकी पिच ज्यादा है, ये हाई पिच है। हाई वाली पिच को हम क्या बोलते हैं, हाई पिच महीन होती है यानी श्रिल होती है, तो 120 वाली श्रिल है और 60 वाली क्या है, ग्रेव है। और देख लेते हैं
हमारी x हमारी कौन सी है, x हमारी 60 है, 60 हमारी ग्रेव है। तो कहाँ लिखा है x ग्रेव, ये देखो x will be grave, y will be shrill. Following diagram shows three different modes of vibration of same string. Which vibration will produce a louder sound and why? इन तीनों में से सबसे loud sound किसमें आएगी और क्यों आएगी? The sound of which string will have maximum shrillness? ऐसे तीन सवाल है, तो आप देख सकते हो P, Q और R हमारे पास तीन अलग अलग तरह की वो है। तो किसकी लाउडनेस सबसे ज्यादा आएगी भाई, किसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है, इन तीनों में किसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है? तो मुझे तो इन तीनों में किसी का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा नहीं लग रहा है। तो भाई 1 मिनट जस्ट, तो कौन सी वाइब्रेशन जो है, सवाल क्या है, सबसे पहला सवाल, विच वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस अ लाउडर साउंड? भाई तीनों के एम्पलीट्यूड, किसका एम्पलीट्यूड तुमको ज्यादा नजर आ रहा है? भाई सारे इक्वल, मुझे तो सारे इक्वल नजर आ रहे हैं। अगर ये थोड़ा आर ऊपर होता तो आर की ज्यादा होती। सेलिना में सेम क्वेश्चन है, उसमें आर को थोड़ा बड़ा दिखाया गया तो उसमें आर की जो लाउडनेस है वो ज्यादा है, बट यहाँ सब इक्वल है। तो भाई ऑल एम्पलीट्यूड इक्वल, भाई सभी के सभी एम्पलीट्यूड हमारे इक्वल है, तो भाई सबकी लाउडनेस क्या है, सेम है। ऑल लाउडनेस सेम, सबकी लाउडनेस सेम है, किसी की ना ज्यादा है ना किसी की कम है। बी पार्ट, द साउंड ऑफ विच स्ट्रिंग विल हैव मैक्सिमम श्रिलनेस? सबसे महीन सबसे श्रिल आवाज किसकी होगी? तो आपको पता होना चाहिए, श्रिल का मतलब महीन होता है, और महीन कब आती है? जब हमारी पिच हाई होती है, हाई पिच होती है। तो बताओ सबसे ज्यादा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी किसकी, सबसे ज्यादा पिच किसकी है? पी की। पी में क्या सबसे ज्यादा वेव है? तो बी का पार्ट आंसर होगा पी। सी, स्टेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ पी एंड आर। पी और आर के वेवलेंथ का रेशियो बताइए। तो पी और आर के वेवलेंथ का और रेशियो बताते हैं। देखो भाई, पी पी वाली जो है, पी वाली की बात कर लेते हैं। पी में कितनी वेवलेंथ है? तो भैया देखो, ये एक हो गई, ये आधी हो गई, तो हम कहेंगे पी की तो 1.5 लैम्डा है। आर की बात कर लेते हैं, आर, क्योंकि पी और आर की बात करिए, तो आर में कितनी है? सिर्फ आधी ही है, तो हम कहेंगे 0.5 लैम्डा है। तो आओ फटाक से सॉल्व कर ले। तो ये 1.5 लैम्डा और ये जो 0.5 लैम्डा है, ये किस में है? ये तो भाई एक एक फिक्स लेंथ के अंदर है, एक फिक्स लेंथ के अंदर है। तो 1.5 लैम्डा जो है, लैम्डा किसकी है? पी की है, और ये लैम्डा किसकी है? आर की है। और दोनों कहां पर है? एक फिक्स लेंथ के अंदर है, एक फिक्स लेंथ के अंदर है। तो बताओ जल्दी से, लैम्डा जो है पी की कितनी आई, लैम्डा जो है आर की कितनी आई? सर अगर हम 1.5 को नीचे भेज दें तो ये तो आ जाएगी L अपॉन 1.5। इधर अगर हम 0.5 को भेज दें तो सर ये हो जाएगी L अपॉन 0.5। सही बात है। अब दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। लैम्डा वेवलेंथ पी की और वेवलेंथ आर की रेशियो कितनी हो जाएगी? ये L अपॉन 1.5 है, L अपॉन 0.5 है, L से L उड़ा दिया। और आपको पता ही होगा ये क्या होता है, 1.5 नीचे जाएगा, 0.5 ऊपर जाएगा, तो 0.5 अपॉन 1.5, डेसिमल डेसिमल किसका आया? 1/3 आपका रेशियो आ गया, 1:3 इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से सवाल को करना है। आगे देख लीजिए, वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पीरियडिक फोर्स। अगर आप पीरियडिक लगातार फोर्स दे रहे हैं तो इस तरह की वाइब्रेशन को क्या कहते हैं? इस तरह की वाइब्रेशन को सर फोर्स वाइब्रेशन कहते हैं। अब वर्ड ट्यून सा रेडियो चैनल ये भी बता चुके हैं, रेडियो ट्यूनिंग का सवाल है। नेम एंड डिफाइन द फिनोमेना, तो फिनोमेना तो भैया रेजोनेंस है। नेम द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड दैट इज अफेक्टेड ड्यूरिंग दिस फिनोमेना। इस फिनोमेना क्या इफेक्ट होता है? तो भाई रेजोनेंस में आपको पता होगा एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, दोनों बॉडी खूब तेज वाइब्रेट करने लग जाती हैं। कन्वर्ट 93.5 MHz मतलब मेगा हर्ट्ज टू एसआई यूनिट। इसमें हर्ट्ज दिया गया, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। बहुत ही सिंपल है भाई, देखो एक मेगा हर्ट्ज में 1 मिलियन फॉलोअर जानते हो? 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 10 लाख होता है ना, जल्दी से बताओ। 6 जीरो होते हैं, तो 10⁶ लिख दो, हर्ट्ज लिख दो, हो गया खत्म। आगे देखिए, two notes are produced from two different musical instruments such that they have same loudness, same pitch. The produced notes differ in, two notes are produced from two different musical instruments। दो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आती हैं, तो दो अलग अलग अगर आती हैं तो दोनों की क्वालिटी अलग होगी, और अगर क्वालिटी अलग होगी तो दोनों का वेवफॉर्म अलग होगा। अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया। आगे, मेटल फुट रूलर इज हेल्ड एट द एज ऑफ अ टेबल, इट इज स्प्रेड एट इट्स फ्री एंड। तो भाई देखो, एक हमारे पास एक बड़ी सी रूलर है और उसको हमने एक एंड से ऐसे दबा दिया है तो वाइब्रेट होती है। ये जो वाइब्रेशन है किस तरह की? तो हमने एक स्केल लिया है, उसको ऐसे मारा और छोड़ दिया तो वाइब्रेट हो रही है। तो ये कैसी वाइब्रेशन है? तो
आपने इसको एक बार धक्का दिया, अब उसको लगातार तो धक्का दे नहीं रहे हो, अब क्योंकि आपने उसको एक बार धक्का दिया है तो ये कैसी वाइब्रेशन हो जाएगी, ये आपकी फ्री वाइब्रेशन लिख सकते हो या फिर आप इसमें डैम्प्ड वाइब्रेशन लिख सकते हो क्योंकि वो रुक भी जाएगी। ठीक है। स्टेट 1 में टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज वाइब्रेशन, एक पटरी ली है आपने, एक स्केल लिया है, आप इस स्केल की वाइब्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं। देखो तुम खुद भी कर सकते हो कि स्केल ले लो और यहाँ टेबल ले लो और इधर मारो तो इतनी लेंथ आपकी वाइब्रेट करेगी, बहुत तेज करेगी। अगर मैं कह रहा हूँ इतनी स्केल बाहर निकाल दो और फिर करो तो बहुत धीमे वाइब्रेशन होगा, क्योंकि लेंथ बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ा ऐसे सकते हैं कि इंक्रीज लेंथ ऑफ फ्री एंड ऑफ स्केल, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज अफेक्टेड ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया ऑफ अ बेल। अभी मैंने बताया था कि जल्दी से याद करो, बेल को बड़ा क्यों बनाया जाता है, किस वजह से बनाया जाता है, ताकि उसकी आवाज बहुत तेज आए, तो लाउडनेस। The characteristics of sound which enables us to differentiate between two sound of different intensity. Intensity मैं अभी पीछे लिखवा चुका हूं, इंटेंसिटी का लेना देना किससे होता है, लाउडनेस से होता है। ठीक है। फ्री वाइब्रेशन क्या होती है, फ्री वाइब्रेशन क्या होती है, वाइब्रेशंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पीरियडिक फोर्स, ये तो फोर्स वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन विद लार्जर एम्पलीट्यूड, नॉर्मल से बड़ी एम्पलीट्यूड आ जाए। वाइब्रेशन व्हेन द फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, जब फ्रीक्वेंसी खटाखट कम होती चली जाती है। द वाइब्रेशन विद अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। तो भाई ये क्या है, इसमें आपको मैंने बताया ही था कि हमारी जो है एक कोई मीडियम नहीं होता है, कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। विच हैव द हाईएस्ट पिच, जिसमें ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इन सब में आपको दिख रहा होगा इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी पिच ज्यादा है। बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, 2022 में देख लेते हैं क्या है। रोहित प्लेइंग फ्लूट, अनीता प्लेइंग पियानो। फ्लूट और पियानो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। पहला सवाल, वन कैरेक्टरिस्टिक दैट इज डिफरेंट, क्या दोनों में डिफरेंट है, तो भाई दोनों में क्या डिफरेंट होगा, क्वालिटी डिफरेंट होगी, क्योंकि एक बजा रहा है फ्लूट, एक बजा रहा है पियानो। इफ नाउ द लाउडनेस ऑफ द साउंड फ्रॉम फ्लूट बिकम 4 टाइम, सुन लीजिए, लाउडनेस जो है फ्लूट की 4 टाइम हो जाती है, दैट ऑफ द साउंड फ्रॉम पियानो, तो लाउडनेस जो है पियानो की नहीं पता, लेकिन फ्लूट की जो है वो 4 गुना है पियानो से। यही तो कह रहा है कि फ्लूट की लाउडनेस पियानो के 4 गुना हो जाती है। देन राइट द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ AF AP, तो AF और AP का रेशियो बताओ, यानी एम्पलीट्यूड का रेशियो बताओ। तो भैया ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्या बताया था, देखो AF और AP का बताना है तो हम लिखेंगे LF by LP इज इक्वल टू AF by AP का होल स्क्वायर, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। LF और LP कितना कितना है सर, LF की वैल्यू तो 4 टाइम्स ऑफ LP है और LP की वैल्यू हम LP ही रख लेते हैं। LP क्या है, लाउडनेस ऑफ पियानो है। ठीक है, ये कट जाएगा तो ये मेरा 4 हो जाएगा, और इधर हमको, अगर इधर से हमको जो है सॉल्व करना है तो हम आगे इसको क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे। चलो जल्दी से बता दो बच्चों, आंसर क्या आ रहा है, अंडर रूट करने पर इधर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो हमारा आंसर 2:1 आ जाएगा, जो कि AF और AP का रेशियो होगा। डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं तो 1 लिख देंगे। ठीक है। Which one of the following graph A और B shows free vibration in vacuum? Which one shows free vibration in a medium? तो वैक्यूम में कौन है, मीडियम में कौन है। वैक्यूम में हमेशा चलता रहेगा, मीडियम में रुक जाएगा। हमेशा चल रहा है ग्राफ, ये तो रुका जा रहा है, ये डैम्प हो रहा है, तो ये वाला मेरा मीडियम में है, तो मीडियम में कौन दिखा रहा है, बी दिखा रहा है। हाउ डिड यू कम टू कंक्लूजन, कैसे आए, क्योंकि भाई वो क्या है, डैम्प वाइब्रेशन शो कर रहा है ना, क्योंकि उसकी जो वाइब्रेशन है वो क्या हो रही है, रुक जा रही है। आगे देखिए, व्हाट आर अकाउस्टिकली मेजरेबल क्वांटिटीज रिलेटेड टू पिच एंड लाउडनेस। पिच और लाउडनेस में आप क्या क्या नाप सकते हो, भाई पिच में आप क्या नाप सकते हो, पिच में आप नाप सकते हो, पिच में आप उसका क्या नाप सकते हो, फ्रीक्वेंसी नाप सकते हो, और लाउडनेस में आप क्या नाप सकते हो, उसका इंटेंसिटी नाप सकते हो, और उसका एम्पलीट्यूड नाप सकते हो। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। व्हेन अ ट्यूनिंग फॉर्क इज सेट क्लोज टू द ईयर, वन हियर्स अ फेंट हम, अगर एक ट्यूनिंग फॉर्क को लो, झी जो बोलता है, उसको आप कान के पास लो तो बहुत धीमी आवाज लेगी, लेकिन अगर उसी ट्यूनिंग फॉर्क को आप जो है किसी टेबल सरफेस पे, किसी टेबल के ऊपर रख दो तो बहुत तेज आवाज आती। क्या वजह है भाई, टेबल सरफेस का सरफेस एरिया बड़ा होता है, और जब वहां रख दोगे तो खूब तेज आवाज आएगी, क्योंकि सरफेस एरिया बड़ा है। तो एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि टेबल जो होती है, जब हम उसको टेबल सरफेस पे रखते हैं ना,
तो सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेशंस इंक्रीज, इस वजह से लाउडनेस हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है क्योंकि टेबल पे आपने रख दिया ना, तो टेबल का जो सरफेस एरिया वो मिल गया फॉर्क को, और इस वजह से तेज आवाज आ रही है। पीछे पढ़ाया भी था। मैन प्लेइंग अ फ्लूट इज एबल टू प्रोड्यूस नोट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इफ ही क्लोजेस होल नियर हिज माउथ। सुनिए, होल नियर हिज माउथ, होल नियर हिज माउथ को क्लोज करता है। देखिए ये बांसुरी है मेरी, फ्लूट है, फ्लूट बांसुरी, फ्लूट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर छेद है बहुत सारे, तो वो क्या करता है, वो यहाँ के नियर हिज माउथ ये वाले छेद बंद कर देता है। तो कितनी लंबी हवा है, हवा यहाँ से निकलेगी। तो हमने क्या कर दिया, हमने लेंथ को बढ़ा दिया। और अगर आप लेंथ को बढ़ा देंगे तो आप फ्रीक्वेंसी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे तो पिच को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। देखिए क्या लिखा है, विल द पिच ऑफ नोट प्रोड्यूस इंक्रीज और डिक्रीज, तो आंसर क्या होगा, डिक्रीज। ठीक, लो थोड़ा साफ लिख दूं, नहीं तो बाद में कहोगे सर आप अपनी राइटिंग थोड़ा सुधारिए, आपकी राइटिंग बहुत बर्बाद है। सब मुझसे यही कहते हैं, क्या करूं यार। बचपन में वो जो आता था ना, जो लिखने वाली, वो सब करी नहीं इतनी। अब क्या बताएं, खराब हो गई तो हो गई, हम कुछ कर नहीं सकते। सो सैड, आपको बियर करना पड़ेगा। टू वेव्स ऑफ सेम पिच हैव सेम एम्पलीट्यूड इन रेशियो 1:3। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया 1:3। पूछा क्या गया, इंटेंसिटी बताइए, फ्रीक्वेंसी बताइए। तो देखिए सबसे पहले इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो I1/I2 जो होता है वो होता है A1/A2 का होल स्क्वायर। जल्दी से बताइए एम्पलीट्यूड का रेशियो कितना दिया है, 1 और 3। एम्पलीट्यूड का रेशियो कितना दिया, 1/3। इसका स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:9 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी भाई जो होती है उसका एम्पलीट्यूड से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि दोनों की पिच सेम है। तो सेम पिच है, अगर किसी की पिच सेम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी तो सेम होगी। तो उसका जो रेशियो आएगा F1 का और F2 का, वो तो 1:1 आएगा, क्योंकि सेम पिच का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी होती है। कितने बचे हैं, बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं, थोड़ी देर बनने रहना है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड मेक इट पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज अ पर्सन बाई हिज वॉइस विदाउट सीइंग देम। उसकी आवाज से हम कैसे पहचान जाते हैं, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती है, वो क्वालिटी होती है जिसकी वजह से आप इंसान को पहचान पाते हो। इट इज ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग मार्च पास्ट वी हियर अ बेस ड्रम डिस्टिंक्टली फ्रॉम अ डिस्टेंस कंपेयर टू साइड ड्रम्स। देखो साइड ड्रम्स का मतलब समझते हो, जो ऐसे धम ददम ददम ददम, और एक बेस धम धम धम। तो यहाँ पे बात ये कह रहा है कि मार्च पास्ट जब होता है तो बेस ड्रम को हम ज्यादा अच्छे से सुन सकते हैं और साइड ड्रम को नहीं सुन सकते। देखिए आपको पता होगा ना, एक ये वाले साइड ड्रम होते हैं जिसमें इधर इधर मारते हैं लोग ना, ये साइड ड्रम होता है, इसमें साइड में मारते हैं। और एक हमारा बेस ड्रम होता है ऐसा बड़ा सा, इसमें इसके ऊपर मारते हैं, धम 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 ना। तो इसके उसपे से बहुत बढ़िया आवाज आती है। आप देखो इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा है तो इसकी आवाज तेज आती है। तो क्वेश्चन में क्या, नेम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड एसोसिएटेड विद द अबव ऑब्जर्वेशन, इसमें ऐसा क्यों दिखा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि हम इस वाले से ज्यादा आवाज सुन पाते हैं क्लियर, क्योंकि इससे आवाज तेज होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारी लाउडनेस है। रीजन क्या है, रीजन जो है हमारा ये है कि जो हमारा बेस ड्रम होता है, बेस ड्रम जो वो वाला दूसरा वाला ड्रम है, तो बेस ड्रम का जो एरिया होता है वो ज्यादा होता है, और जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो उसकी जो लाउडनेस होती है वो ज्यादा होती है, और इसी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, उसको सुन पाते हैं। ठीक है, आगे क्या है, 2018 तक पहुंच चुके हैं भैया। 10 साल के सवाल करा रहे हैं तुमको, 10 ईयर में भी नहीं जाना है। पॉज करो, देखो, बढ़ो, जो आता है बढ़ते जाओ। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट वुड चेंज इफ देयर इज अ चेंज इन इट्स। साउंड की क्या कैरेक्टर चेंज हो जाएगी अगर आप उसकी एम्पलीट्यूड और वेवफॉर्म आप बदलते हो। तो देखिए एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, लाउडनेस पे डिपेंड करता है। तो एम्पलीट्यूड बदलने से क्या चेंज हो जाएगा, लाउडनेस चेंज हो जाएगी। वेवफॉर्म बदलने से क्या चेंज हो जाएगा, क्वालिटी चेंज हो जाएगी। कितना रिपीट रिपीट क्वेश्चन है यार, सेम सेम जैसा क्वेश्चन है। फिर क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ ऑफ टू साउंड वेव ए एंड बी, इसमें एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ का कंपैरिजन करना, रेशियो बताना है। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया है। चलिए हम इसमें नाम दे देते हैं अपने हिसाब, इसमें पता नहीं कुछ नाम तो दिया नहीं गया है, तो ए और इसे दिया गया ए और बी। चलो ए और बी का देख लो। तो सबसे पहले ए पार्ट करेंगे, एम्पलीट्यूड 1 और एम्पलीट्यूड
ए का है और एम्पलीट्यूड बी का। ए का एम्पलीट्यूड कितना है? ए का एम्पलीट्यूड सर ए का तो 20 दिख रहा है। देखो क्या ए का तुमको 20 दिख रहा है और बी का तुमको देखो ये एम्पलीट्यूड कितना है? 10 है। ये बी की जो ऊंचाई है वो 10 है, तो बी की ऊंचाई 10 है, ए की ऊंचाई 20 है। 0 0 काट दे, कितना आ गया? 2 हमारा आ गया, 2:1 आ गया। फिर बात कर लेते हैं वेवलेंथ की। वेवलेंथ हमारी ए की कितनी है? वेवलेंथ हमारी बी की कितनी है? चलो देख लेते हैं। तो भैया वेवलेंथ हमारी जो ए की है, देखो इसको मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। वेवलेंथ हमारी बी की यहाँ पर आपको वैसे तो यहाँ पर एक, वैसे तो आपको यहाँ पर बी की एक वेवलेंथ दिख रही होगी, तो हमें निकालना पड़ेगा। कहाँ से ऐसे निकालना पड़ेगा? वेवलेंथ बी की तो हमको जो है वो लैम्डा दिख रही है, और वेवलेंथ ए की जो है हमको वो एक वेवलेंथ और दो वेवलेंथ। तो वेवलेंथ ए की हमको 2 लैम्डा दिख रही है, लेकिन जो वेवलेंथ ए की 2 लैम्डा दिख रही है वो एक एल लेंथ में दिख रही है, और बी की जो दिख रही है वो भी एक एल लेंथ में दिख रही है। सही बात है, समझ रहे हो? तो ये हमारी लैम्डा जो जो बी की है वो एक्चुअल में एल के बराबर है, और लैम्डा जो हमारी ए की है वो कितनी हो जाएगी? इसको उधर भेज देंगे तो लैम्डा ए की कितनी हो जाएगी? L/2 हो जाएगी, क्योंकि देखो ए और बी की जो वो है लेंथ, ये देखिए ये एल, ये जो एल है ये सेम है। ये वाला सवाल ऐसे ही करने हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो अब सॉल्व कर लो, अब सॉल्व कर लो। लैम्डा ए की वैल्यू कितनी है? L/2 है। लैम्डा बी की वैल्यू कितनी है? एल है। सो ये 2 नीचे आ जाएगा, एल से एल कट जाएगा, 1:2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब जो है हमारे कॉम्पिटेंसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हमारा खत्म है, ज्यादा नहीं बचा है। ओके, जस्ट देखूं भाई वीडियो चल रही है नहीं चल रही है। यस, चलिए चलिए, ज्यादा नहीं बचा है। करिएगा, समझ के करिएगा, समझ के करिएगा। ओके। सुमित द टीनेजर एंजॉयज प्लेइंग हिज म्यूजिक लाउडली, however his grandmother consistently lowers the volume। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट बात, lowers the volume of music player, आवाज को कम कर देती है। Analyze the wave, identify which characteristic of the wave has been altered, किस चीज को बदला है? तो क्या मुद्दे की बात है कि वॉल्यूम ऑफ द म्यूजिक प्लेयर कम करिए। वॉल्यूम कम करिए मतलब क्या कम करी? लाउडनेस कम करी। लाउडनेस कम करा के मतलब जो एम्पलीट्यूड है वो कम करा। एम्पलीट्यूड यहाँ कहाँ दिखा रहा है? ये देखो, ये देखो, क्यू और आर क्या मेरा एम्पलीट्यूड है, क्यू और आर क्या वहां एम्पलीट्यूड है। क्यू आर को क्या किया? कम किया। कहाँ लिखा है क्यू आर? क्यू आर क्यू आर, ये रहा क्यू आर। क्यू आर को लेस किया, सही बात है। एम्पलीट्यूड को कम किया, सही बात है। आगे देखिए, द पिक्चर शोज 3 सिलेंडर फिल्ड विद वाटर, 3 सिलेंडर है वाटर से भरे हुए हैं। द ट्यूनिंग फॉर्क LMN, ट्यूनिंग फॉर्क LMN वाइब्रेशन प्रोड्यूस लाउडर साउंड व्हेन हेल्ड अबव द माउथ ऑफ सिलेंडर। तो इनको जब ले जाके रखते हैं तो तेज आवाज आती है, रेजोनेंस होता है। तो किसी की फ्रीक्वेंसी किसी से मैच कर जाती है। बता सकते हैं किसकी फ्रीक्वेंसी किससे मैच करेगी? अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, देख लीजिए भाई, देख लो भैया, यहाँ पे लेंथ ज्यादा, यहाँ पे भी लेंथ कम, यहाँ पे लेंथ मीडियम। तो आर की लेंथ है मीडियम, एम की लेंथ है मीडियम। आर और एम का रिश्ता होगा, आर और एम का रिश्ता होगा, आर और एम का रिश्ता होगा, ये रहा। और किसी में ऑप्शन ही नहीं है तो यही हो जाएगा। वैसे मैं आपको समझा भी देता हूँ, यहाँ से आप को समझा भी देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा पी और एन का रिश्ता है, क्यों भाई? इसकी लेंथ ज्यादा, एन की लेंथ ज्यादा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी। इसकी लेंथ मीडियम, इसकी लेंथ मीडियम, इसमें एयर बहुत कम, इसकी लेंथ छोटी, इसकी भी लेंथ छोटी, तो इन सब की फ्रीक्वेंसी ऐसे मैच करेगी। लेंथ से लेंथ को मैच कराया, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी का मैच हो गया, काम खत्म हो गया। पी क्यू आर के बीच में वेवलेंथ का रेशियो बताइए। अभी मैं आपको पीछे करवा चुका हूं ये सवाल, फिर से कर लेते हैं। चलिए देखिए, वेवलेंथ हम पी की बात करते हैं, तो पी के अंदर अगर हम बात करें तो ये हमारी हो गई एक वेव, और वो हो गई आधी। और तो हम लिखेंगे 1.5 लैम्डा पी आ रहा है, और ये किस में आ रहा है? एल के, एल लेंथ में आ रहा है। ऐसे बल्कि नहीं लिखना चाहिए, एल लेंथ में आ रहा है। ठीक है, मुझे एक्चुअल में, चलिए ठीक है, वो मैं सही कर दूंगा। तो ये हमारा एल लेंथ पे आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? L/1.5 हो जाएगा। दूसरे वाले फिगर में देखिए, पूरी वेवलेंथ है, वन वेवलेंथ है, तो लैम्डा क्यू जो है वो एल लेंथ में आ रहा है। तीसरे फिगर में देखिए हाफ वेवलेंथ है, तो लैम्डा आर जो है 0.5 लैम्डा, सॉरी हाफ वेवलेंथ है ना, 0.5 लिख रहे हैं, वो हमारा एल लेंथ में आ रहा है। तो लैम्डा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? L/0.5 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? पी क्यू और आर का रेशियो देना है। तो आप लैम्डा पी को लिखेंगे, लैम्डा क्यू को लिखेंगे, और लैम्डा आर को लिखेंगे। लैम्डा पी कितना है? यहां से देखेंगे L/1.5 है, लिखेंगे L/1.5। लैम्डा क्यू कितना है? एल है।
लैम्डा आर कितना है, एल अपॉन 0.5, एल से एल उड़ेगा, लेकिन ये डेढ़ बेड़ नंबर बड़े ही अजीब अजीब है, इसको खत्म करना पड़ेगा। पॉइंट किसका आएंगे तो ऊपर जीरो आएगा, पॉइंट किसका आएंगे ऊपर जीरो आएगा। 5 2 10 हो जाएगा, 5 3 15, 5 2 10 हो जाएगा। तो अभी भी आप देख सकते हैं देयर इज अ फ्रैक्शन, और इस फ्रैक्शन को हमको हटाना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे सब तरफ, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6। सो दिस विल बी द आंसर। श्याम बैंड लीडर स्ट्रक बोथ बास ड्रम केटल ड्रम, बास ड्रम से साउंड 120 आई, केटल ड्रम से 90 आई। तो डिस्क्रिपेंसी बताइए लाउडनेस की। मैं पहले ही बता चुका हूँ, बास ड्रम वो वाला होता है जो बड़ी सी वाली हो गई, और केटल ड्रम छोटी एरिया के होते हैं। तो भैया बास ड्रम के बारे में मैं ये तो रिपीटेड क्वेश्चन उन्होंने दे दिया कॉम्पिटेंसी में भाई। तो बास जो ड्रम होता है उसका सरफेस एरिया जो होता है वो ज्यादा होता है, तो भाई उसकी जो लाउडनेस होती है वो भी ज्यादा होती है, और इस तरीके से उसकी लाउड साउंड आती है। Seismic wave have different frequencies during earthquakes. Why are short length building more prone to damage caused by high frequency wave? हाई फ्रीक्वेंसी से जो अर्थक्वेक आता है तो छोटी बिल्डिंगें क्यों खतरे में होती हैं? तो भैया देखो, छोटी बिल्डिंग जो है, छोटी बिल्डिंग बड़ी बिल्डिंग, छोटी बिल्डिंग की लेंथ क्या होती है, कम होती है। तो जिसकी लेंथ कम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो लो लेंथ की जो बिल्डिंग होगी वो जो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी ना। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी वो हाई फ्रीक्वेंसी वाले अर्थक्वेक से खतरा होगा ना। तो हाई फ्रीक्वेंसी अर्थक्वेक, ठीक है, विल मैच विद फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर हाउस। जो छोटे छोटे बिल्डिंग्स हैं उनसे मैच हो जाएगा, और इससे क्या होगा, वो लोग ज्यादा तेज वाइब्रेट करेंगे और रेजोनेंस हो जाएगा और फिर उस वजह से गिर जाएंगे। ठीक है। Ashish, Samir, Aditya, Mohit were sitting on the terrace of Ashish house listening to the songs playing on mobile phone. Mohit, one corner, increase the volume of song. Aditya say volume is full. Samir, in the kitchen, bring an empty steel glass. आप इसको पढ़िए, सवाल को आप एक बार पढ़िए। सवाल में कह रहा है कि जो है एक समीर एक होशियार बच्चा है, उसको मोबाइल की उसने फुल आवाज कर दी, किसने, ये लड़के ने, आशीष ने। तो जो है वो आवाज जो है वो उसको अब और तेज सुननी है। तो समीर ने क्या किया, वो किचन में गया, एक एम्प्टी स्टील ग्लास लेकर आया, और उसने स्टील ग्लास को क्या किया, मोबाइल फोन के अंदर डाल दिया, और आवाज तेज हो गई। हम लोग भी तो ऐसे ही करते थे, सुनने के लिए हाथ लगा देते थे, कान से करके तेज सुनाई देती थी। तो ऐसा क्या किया, तो भैया उसने ग्लास डाल दिया। तो स्टील ग्लास के अंदर क्या है, स्टील ग्लास के अंदर हवा ज्यादा है। यहाँ लाउडनेस का सवाल है, स्टील ग्लास में भाई एयर ज्यादा मिल गई उसको, एयर ज्यादा मिल गई, इसका मतलब क्या हुआ, सरफेस एरिया जो हो गया वो उसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। सरफेस एरिया जैसी इंक्रीज होगा तो लाउडनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। और बस खत्म पे हैं हम लोग। अगर आप यहाँ तक टिके रहे, दैट इज अ बिग थिंग, बिकॉज वी हैव डन ऑलमोस्ट लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आप अगर ऐसे 10 ईयर में जाओगे तो टॉपिक वाइज इतना नहीं मिल देख पाओगे ना। अब देखो, इको का तुमको टॉपिक के साथ कराया, उसके बाद तुमको मैंने रेजोनेंस पूरा टॉपिक के साथ कराया, और अब देखो मैं तुमको ये भी पूरा टॉपिक के साथ करा रहा हूँ। इतने ज्यादा क्वेश्चंस इतने टॉपिक के साथ, आप देख लो यूट्यूब पे, कहीं मिल जाए तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग पेंडुलम्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। इनको हमें क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसीज के साथ मैच करना है। देखो, इनको फ्रीक्वेंसीज के साथ मैच करना है। तो देखो भाई, अब ये बहुत अच्छा सवाल है। फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करने के लिए आपको पता है लेंथ का और फ्रीक्वेंसी का रिश्ता उल्टा होता है। लेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिश्ता उल्टा होता है, जिसकी एल ज्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। अब ये क्वेश्चन इतना बढ़िया, ये थोड़ा अच्छा लेवल का है। अब इसमें सबकी लेंथ कैसे नापोगे, लेंथ नापते हैं उसके सेंटर से। तो देखिए, जैसे ये पूरे में मरकरी भरी हुई, पूरे मरकरी भरी हुई, तो इसका सेंटर ये रहा, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक, ओके। अब जैसे ये खोखला है, कोई भी चीज खोखली होगी उसका सेंटर भी बीचों बीच में होगा, तो इसकी भी लेंथ यही हो जाएगी। तो इन दोनों की लेंथ तो बिल्कुल सेम। रही बात इन दोनों की अलग अलग होगी। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कहाँ वजन ज्यादा है, यहाँ वजन नीचे की ओर थोड़ा
ज्यादा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पानी नीचे की ओर थोड़ा ज्यादा है, तो इसकी वजह से इसकी लेंथ थोड़ी सी मान लो बढ़ जाएगी इसके मुकाबले, ऐसे थोड़ा बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पानी नीचे भी है, ऐसा नहीं है नीचे नहीं है, नीचे भी है, लेकिन उसके बदले में थोड़ा पानी ऊपर भी आ गया है। तो अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर क्योंकि नीचे की तरफ पानी ज्यादा है तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर भी नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन क्योंकि नीचे के पानी से ऊपर भी थोड़ा पानी भरा हुआ है तो थोड़ा सा कैंसिल आउट हो जाएगा, जाएगा नीचे, हल्का सा नीचे जाएगा, बट इतना नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये असल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर फोर्स का है, जो बताता है कि जहां ज्यादा मास होता है उधर की तरफ हमारा सेंटर ऑफ मास भाग जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि सब सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हो, यहाँ सब तरफ बराबर है तो बीचों बीच में है, यहाँ सब तरफ पूरा खाली है तो भी बीचों बीच में है, यहाँ नीचे वजन ज्यादा है तो नीचे है, और यहाँ पर नीचे उतना ज्यादा नहीं क्योंकि नीचे पानी और ऊपर थोड़ा सा और भर दिया है, तो हल्का सा सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ है। तो ये इस तरह की सारी लेंथ मैंने बना ली, तो सबसे बड़ी जो लेंथ है वो y की बन रही है, तो जिसकी लेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, तो y की फ्रीक्वेंसी सबसे कम। तो यहाँ पे है कि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अरेंज करना था, तो जो y की फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम है, उससे ज्यादा किसकी होगी, उससे लेंथ इसकी थोड़ी सी बड़ी, मतलब y से इसकी थोड़ी छोटी है, w हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल है, तो हम लिख देंगे z और w की क्या है, इक्वल है। लेंथ से फ्रीक्वेंसी का उल्टा रिश्ता होता है। इफ पेंडुलम z इज इनिशिएटेड इनटू ऑसिलेशन, अगर z को ऑसिलेशन करते हैं तो कौन सा वाला हाईएस्ट दिखाएगा, रेजोनेंस की बात कर रहा है, तो आप देखो z और w की क्या लेंथ है, सेम है, तो z और w की लेंथ सेम है, तो इसका आंसर होगा w। आंसर क्या है, ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमारे कॉम्पिटेंसी भी फिनिश हो गए, और मैं फिर से बता देता हूँ, हमारी ऐप पे चले जाइए सभी नोट्स के लिए, हमारे टेलीग्राम पे चले जाइए सभी डिस्कशंस के लिए, और आईसीएसई वाले सभी के सभी बच्चे जुड़े हमसे, बिकॉज नवंबर आ चुका है, यू नो, अब एग्जाम्स में कोई समय बहुत रह नहीं गया है, तो यू नीड दीज काइंड ऑफ वन शॉट्स। अगर जिसको चैप्टर आता है वो यहाँ से फटाफट से बस क्वेश्चंस करे और निकले खटाक से, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेगा, मैं फिर यही बात कहता हूँ, ठीक है। और हम और सब जितने भी सर हैं वो आपके साथ एग्जाम्स तक रहेंगे, सो आप हमसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे, नीचे वेबसाइट पे चले जाइएगा, वहां पे हमारा नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉल करिए, आप हमसे टच में रहिए, अपने एग्जाम्स को लेकर के आपका जो भी कंसर्न है वो हम लोग सुनेंगे, ओके। सो बहुत हम लोग का आईसीएससी के फील्ड में बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट है हमारा, सो यू कैन ट्रस्ट अस, ट्रस्टेड है, पूरा ट्रस्ट वर्दी है, ठीक है। टेस्ट पेपर सब कुछ देंगे आपको, ओके। Okay, so all the best and thank you.